Brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। सियासत में संकेतों को बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है। मंच पर जब कोई नेता नमूदार होता है तो उसकी पोशाक, उसकी बैकग्राउंड में लगने वाली होर्डिंग, उसने किसको कैसे अभिवादन किया और फिर जब वो माइक पर पहुंचा तो किन शब्दों के साथ बात शुरू की, कहां बात खत्म की, इसकी बड़ी बारीक पड़ताल होती है। चौक चौराहों पर चर्चा होती है, किसको भाव मिला, किसको नहीं मिला। सियासत के ये संकेत क्या कह रहे हैं हालिया बदलावों के बाद, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में जीत के बाद जो मुख्यमंत्री के पद को लेकर योगी आदित्यनाथ के यूपी को छोड़ दें तो बाकी जगह जो कुहासा था उसको छांटने का काम किया। प्रमोद सावंत को, एन बीरेन सिंह को, पुष्कर सिंह धामी को रिपीट किया। सरकार रिपीट हुई तो सीएम को भी रिपीट किया, अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स के दावे को दरकिनार कर। इन सब के पीछे क्या संकेत हैं? और जब योगी आदित्यनाथ सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और वहां पर मुख्यमंत्रियों की कतार लगी, जिसमें सहयोगी दल जेडीयू के नीतीश कुमार भी थे, भाजपा के तो सब मुख्यमंत्री थे ही, और थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके क्या मायने निकाले जाएं, इस पर विस्तार से बात करेंगे आम आदमी पार्टी की राजनीति के बारे में, बदले हुए तेवर के बारे में, क्योंकि सियासत के सब संकेतों को पकड़ने के लिए हम करते हैं ललन टॉप का ये वीकली पॉलिटिकल शो जिसका नाम है नेता नगरी, और मैं हूं आपका होस्ट सौरभ द्विवेदी। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिपरिषद के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, गठन के बारे में, क्या फैक्टर्स रहे, किन के नाम जुड़े, किन के नाम हटे। इस बातचीत में मेरे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राहुल श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार प्रीति चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु। मुझे इतना अच्छा लग रहा है प्रीति और हिमांशु को वरिष्ठ पत्रकार की कैटेगरी में राहुल जी के साथ डाल के। चलिए प्रीति, पहली टिप्पणी आपसे लेंगे। आप इकाना में उस स्टेडियम में मौजूद थी जहां पर शपथ ग्रहण हुआ। राहुल जी से अभी मेरी शूट शुरू होने से पहले चर्चा हो रही थी, ही सेड कि इस पर अलग से बात होनी चाहिए, जो एक पूरी ये ऑप्टिक्स, पूरा जो मैसेजिंग का खेल किया गया। आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया प्रीति? मैं वैसे वरिष्ठ पत्रकार तो नहीं हूं, पर अभी इकाना स्टेडियम में ही हूं। मैं अगर इसके 2 चीजें मैं अगर बोल सकूं सौरभ, ये जो पूरी आज जो समारोह हुआ, शपथ समारोह, जो मान लीजिए मेरे हिसाब से ये नंबर 1 के ये इट वाज टू लॉन्च कैंपेन 2024, जो भाजपा का 2024 का कैंपेन है। आज की शुरुआत इस इकाना स्टेडियम से ही हुई है। क्योंकि अगर मैं क्यों बताऊं ये, आप देखिए जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, एंड द बिगेस्ट फैक्टर, दिन किसका था? योगी आदित्यनाथ का। दिन किसका बन गया? प्राइम मिनिस्टर मोदी का बन गया। मैं क्यों ये बोल रही हूं? क्योंकि जब से हम यहाँ पर थे, सुबह से हम ट्रैक कर रहे हैं, हमने बात की, जो यहाँ पे काडर है, कार्यकर्ता है, सब कह रहे थे सुनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि जब उन्होंने जब काउंटिंग के दिन जो होली खेली गई थी, तब उस वक्त जो उन्होंने जो शो किया था, मतलब जो इतना बड़ा वो विनिंग के लिए जो उनका पूरा वो समारोह था, उसमें स्पीच बहुत छोटी थी। तो यहाँ पर लोग कह रहे थे स्पीच सुनने को होगी। योगी आदित्यनाथ आज नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि नरेंद्र मोदी थे और नरेंद्र मोदी बोल नहीं सकते थे, क्योंकि ऑफिशियल फंक्शन है, क्योंकि गवर्नर बैठा हुआ है। तो जैसे भी शुरू हुआ, योगी आदित्यनाथ आए, फिर बाकी और थोड़े मंत्री आए। एंड में जैसे कहते हैं ना, हीरो की एंट्री होती है, म्यूजिक टेम्पो बढ़ता है पूरी तरह। जो सारे एलसीडी स्क्रीन है, मेरे पीछे भी अभी भी जो सारे एलसीडी स्क्रीन है, उन पे चमकने वाली बिजली जैसे कड़कती है और एकदम से प्रधानमंत्री जी की फोटो आती है और वो वहां से ऊपर आते हैं बिल्कुल एंड में, और पूरी हीरो जैसी एंट्री थी। म्यूजिक और पीछे ये भी चल रहा होता है काशी विश्वनाथ का, जिसमें नरेंद्र मोदी ने जो पूजा आरती की। तो मुझे लगता है ये दिन था योगी आदित्यनाथ का, बन गया प्राइम मिनिस्टर मोदी का, प्राइमरीली टू लॉन्च हिम, उनको लॉन्च करने के लिए फॉर कैंपेन 2024। इसका दूसरा मायना भी हो सकता है, जो बहुत लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ उत्तराधिकारी हैं अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की लेगेसी के, उन सब के लिए कि देखिए बैठ जाइए, यहाँ पर एक ही है, वो है मोदी मोदी मोदी। क्या इसकी ये व्याख्या भी हो सकती है प्रीति चौधरी कि चूंकि ये जनादेश योगी और मोदी की जोड़ी को मिला है और उसमें अमित शाह के सांगठनिक कौशल की भी रुचि रही, की भूमिका रही, तो बीजेपी एक तो वो दे नो हाउ टू क्रिएट इवेंट, तो एक बड़ा इवेंट जिसमें प्रदेश भर के सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया, लाइव रिले। अदरवाइज हम पहले के उदाहरण देखें, शपथ ग्रहण समारोह इतना बड़ा इवेंट नहीं होता था जिसमें यो अच्छा नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं, खट्टर भी पहुंचे हैं, सारे इनके भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एक मेगा शो क्रिएट किया गया।
राहुल जी, आपको भी लगता है कि ये मोदी का पूरी तरह से शो था या उससे ज्यादा भी कुछ? क्योंकि प्रीति ने हिंट किया कि दिन योगी का था, बन गया मोदी का, पर मुझे लगता है कि दे वर्क इन पेयर्स लाइक सचिन सहवाग। देखिए सौरभ, मेरा इस बार को कहना है कि ये जो इवेंट हुआ जी, ये बीजेपी के नरेंद्र मोदी इतिहास में, जब से दिल्ली में काबिज हुए नरेंद्र मोदी जी, ये अपने आप का सबसे यूनिक इवेंट बनाया बीजेपी ने। ये एक ऐसा इवेंट बनाया गया जिसमें एक कदम था कि जो चुनाव में जीत हुई है उस पे, और दूसरा चरण था जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसकी तैयारी शुरू की जाए किस तरह से जी। उसमें एक हम दो हमारे दो का एक टेम्पलेट क्रिएट हुआ है। हम दो हैं मोदी और योगी, यानी इसी ऑर्डर में बोलना चाहिए, वरना योगी मोदी बोल दिया तो बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे। तो मोदी योगी, दूसरी तरफ है हिंदुत्व और डिलीवरी। ये एक हम दो हमारे का एक टेम्पलेट क्रिएट किया गया है। ये टेम्पलेट बड़ा केयरफुली किया गया है। इसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के एक्स प्रचारक, प्रधानमंत्री, लार्जर देन लाइफ, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की हांडी जो है, हिंदुत्व की काट जो है, उसको आग सुलगाए रखना है साहब। सो योगी आदित्यनाथ इज द मॉन्क हु सोल्ड हिंदुत्व 365 डेज। 365 दिन हिंदुत्व की सिगड़ी अगर सुलगा के रखनी है तो ये एक ऐसा काम है जिसके लिए साहब थोड़े हाथ काले करने पड़ते हैं, उसके लिए योगी आदित्यनाथ हैं। तो ये जो पैरेलल ट्रैक है ये चलेगा। इसके लिए कारण से क्या हुआ है कि अगर आप किसी भी राज्य में देखें तो नरेंद्र मोदी इज हियर एंड द चीफ मिनिस्टर इज हियर। अभी धामी साहब का हुआ था, अगर आप देखें तो उसमें वो बात नहीं थी। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी ने आज के इस इवेंट से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर दी है कि अगर हिंदुत्व एक मेन स्टे है आने वाले चुनावों में योगी आदित्यनाथ के जरिए, तो योगी उपयोगी सिर्फ यूपी के लिए नहीं है, योगी मोदी के लिए भी उपयोगी है 2024 के लिए। कई लोगों ने यह भी कहा कि बाकी राज्यों में जनादेश की पूरी जिम्मेदारी, बहुमत की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी के करिश्मे और भाजपा संगठन के कर्तव्य पर थी। मुख्यमंत्रियों की छवि से उतना फायदा नहीं मिला, बारिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि भी एक फैक्टर था। प्रीति, आपको विदा करने से पहले मैं एक और टिप्पणी चाहूंगा। एक तो आपने स्टेडियम में जो ऑप्टिक्स नजर आ रही थी उसकी बात की, आपकी कार्यकर्ताओं से और लोगों से बात भी कही होगी। कौन कौन सी थ्योरीज फ्लोट कर रही थी? मैं सुबह से सुन रहा था ये होंगे, ये नहीं होंगे। आपने क्या सुना लखनऊ में? उनकी जो परसेप्शन है, एक कल्ट फिगर है योगी, सबसे बड़ा एक यही है। लोगों से योगी 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 सुना, बहुत लोग उनको सुनना चाह रहे थे इस वक्त। और उन्हें एक चीज अगर मैं बोलूं, एक चीज मैं अगर आपको साफ बोलूं कि जब मैंने महिलाओं कार्यकर्ता से बात की, यूजुअली वो इतनी सबसर्विएंट होती हैं जो उनके मेल कार्यकर्ता हैं। पहली बार हमने सुना दैट वी वांट रिप्रेजेंटेशन, इक्वल स्पेस ऑन द टेबल। हमने वोट करवाए हैं महिलाओं के, अब हमको हक दो पॉलिटिक्स में। तो ये बहुत बढ़िया लगा मुझे। अब मैं जा रही हूँ सौरभ, थैंक यू सो मच चौधरी, आपने टीवी के व्यस्त शेड्यूल के बीच से समय निकाला। तीसरे मेहमान हमारे हिमांशु जी हैं। हिमांशु जी, प्रीति ने जिस नोट पे खत्म किया उस पर आपकी पहली संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा, फिर राहुल जी के पास आऊंगा, उनको भी विदा करना है, फिर हम और आप विस्तार से बात करेंगे। प्रीति ने कहा महिला वोटर एक बड़ा फैक्टर रहे, डेटा भी ये दिखाता है, और अब उनके एस्पिरेशंस भी है कि अब हमें हमारा हक भी, हमारी हिस्सेदारी भी मिले। आपको लगता है कि मंत्रिपरिषद के चुनाव में इस चीज का ख्याल रखा गया? मुझे जितनी संख्या होनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं है इस मंत्रिपरिषद में। अगर हम लोग देखें सौरभ जी, तो वो नहीं है जिस तादाद में बीजेपी को महिलाओं ने वोट किया। लगभग 10% जो है महिलाओं ने बीजेपी को ज्यादा वोट किया है। और उस रेशो में अगर हम देखें, उस अनुपात में देखें, तो महिलाओं को उतनी संख्या में मंत्रिपरिषद के अंदर जगह नहीं मिली है। पर उनकी चिंता ये भी होगी ना कि कुछ महिला नेता हैं जो विधायक बन के आ गई, लेकिन सर्वे में उनके बारे में उनका फीडबैक अच्छा नहीं था। एक मिनिस्टर के तौर पर या एमएलए के तौर पर, चाहे वो छिबरा मऊ की अर्चना पांडे हों, वो बहराइच की अनुपमा जायसवाल हों, या कानपुर की कल्याणपुर की नीलिमा कटियार हों, ऐसे में उन्हें नए चेहरे लाने ही पड़ते। और वो नए चेहरे रजनी तिवारी, विजय लक्ष्मी गौतम, प्रतिभा शुक्ला, बेबी रानी मौर्य, ये सब उसी श्रृंखला में है ना? या गुलाब देवी को तो कंटिन्यू किया। मैं वही कह रहा हूं, जो अब आपके सर्वे की रिपोर्ट क्या आती है, मतलब संगठन की, अब उस संगठन की रिपोर्ट के हिसाब से क्या आया नहीं आया, लेकिन बीजेपी को हमेशा ये माना जाता है, बीजेपी ये बात कहती है
कि बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 33% महिलाओं को के लिए आरक्षण है। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन रहता है। और अगर हम अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कैबिनेट रिशफल किया था उसमें महिलाओं का अनुपात देखें तो वो भी ज्यादा था। ओके, उसमें बहुत सी महिलाओं को जगह तुलना में अभी कम रही। राहुल जी, फ्लोर इज योर्स। मैं इस मंत्रिपरिषद गठन की जो बड़ी बातें आपने ऑब्जर्व की वो जानना चाहता हूं। महिलाओं के पॉइंट पे मैं कहूंगा कि इस बार सबसे ज्यादा यूपी के असेंबली के इतिहास में सबसे ज्यादा महिलाएं इलेक्ट होकर आई थी, 47, और उसमें से 29 जो थी वो बीजेपी की थी जी। और उन 29 में सिर्फ 4 महिलाओं को कुल मिलाकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 5 को, बेबी रानी मौर्य को अगर मिला लें, बेबी रानी मौर्य जोड़ के 5 हैं, तो 5 को जगह मिली है जी। ये अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए जो 16%, हमारे सर्वे ने बताया, एग्जिट पोल ने, कि 16% समाजवादी पार्टी के बिना पे वोट ज्यादा मिला था। वुमन वोटर का जो प्रेजेंस है वो मजबूत हो जा रहा है। शायद ये बीजेपी को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि हिमांशु कह रहे थे कि वो 33% का, लेकिन ये बीजेपी में भी इसका अनुसरण बहुत ज्यादा हो नहीं पा रहा, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स बीजेपी की उतनी, खासकर यूपी जैसी जगह पे, उतनी इवॉल्व नहीं है। इस पूरे इसमें अगर आप देखिए तो इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जब चुनाव की शुरुआत हुई थी, जब सुगबुगाहट हुई और पैंतरेबाजी चलने लगी, स्वामी मौर्य जैसे नेता बीजेपी छोड़ के गए, आरपीएन सिंह बीजेपी में आए, ये जो उठापटक थी पूरी डायनेमिक्स, ये मंडल की डायनेमिक्स थी, ये जातीय डायनेमिक्स, जाति पे चल रहा था। लगा ये कि चुनाव जो है वो जाति ले उड़ेगी और कमंडल बैठ जाएगा, लेकिन इवेंचुअल जब वोट पड़ा तो उसमें कमंडल कहीं ना कहीं मंडल पे भारी पड़ा। जातीय समीकरण बीजेपी ने अच्छे क्रैक किए और उस पे इसको मंडल पे भारी पड़ा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो मंडल को भी साधा, कमंडल को भी साधा, लेकिन पीछे नहीं हटी ना। सौरभ, मुझे अभी भी ये लगता है कि बहुत बड़ा वर्ग एक बीजेपी का जो अपर कास्ट का सपोर्ट बेस था वो तमाम मुद्दों पे नाराज था, लेकिन उसका जो लास्ट इंप्रेशन पोलिंग बटन पे था उसमें कहीं ना कहीं उसका धर्म एक बड़ा फैक्टर था। मैं इस बात में अभी भी कह रहा हूं, हालांकि उन्होंने जातीय समीकरण बहुत बांधे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है। वही फैक्टर मैंने देखा है गुजरात में भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये बीजेपी अचीव कर गई है। कास्ट समीकरण भी जोड़िए और उसके साथ हिंदुत्व का एलिमेंट भी अलाइव करिए, और उसके अलावा ऊपर मोदी, सबसे ऊपर मोदी की जब वोट देने जाए, बटन दबाए तो उसकी आखिरी छवि जो हो उसके दिमाग में वो मोदी हो जाए। कुल मिलाकर के अगर आप देखिए, अब जब ये कैबिनेट का गठन हुआ, जब काउंसिल का गठन हुआ है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है कास्ट का। यानी आप सोचिए कि कास्ट से शुरू हुआ, धर्म पे आया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कास्ट का जो डोमिनेंस है कैबिनेट और काउंसिल जैसे चीजों में वो बहुत प्रिडोमिनेंट है। पिछली बार की अगर आप देखें तो जो जनरल कैटेगरी, जिससे हमारी बात पहले हो रही थी, जनरल कैटेगरी अपर कास्ट जिन्हें कहते हैं, तो उनकी संख्या करीब, जो ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, खत्रिय, इन सबको अगर मिला लें तो इनकी संख्या करीब पड़ती थी 22-23 के करीब जी। इस बार अगर आप देखें तो ये संख्या घटी है सौरभ, ये संख्या करीब 8 पे आके रुक गई है जो कैबिनेट में है। यानी बीजेपी अपनी कैबिनेट में, एक पिछले बार भी अपर कास्ट को कैबिनेट में ज्यादा जगह देती थी, ओबीसी और एससी को राज्य मंत्री या इंडिपेंडेंट राज्य मंत्री में ज्यादा जगह देती थी, लेकिन इस बार यह फेरबदल हुआ है। इस बार जो जनरल कास्ट या अपर कास्ट जिसे कहेंगे, उनकी संख्या घटी है ओबीसी और एससी के मुकाबले पे। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं घटी है, दो का जो नहीं, पर इसमें रिप्रेजेंटेशन, जब मैं इस को देख रहा हूं जी, बिल्कुल इसमें रिप्रेजेंटेशन, प्रजापति समाज, यादव समाज, मतलब यानी उसमें कोरी समाज, सारे समाज हैं, सारे समाज हैं, और दलित वर्ग के भी सारे समाज हैं। सौरभ, वो पिछली बार भी थे। अगर आप देखें तो मेरे पास जो लिस्ट है, करीब उसमें 16-17 जातियां थी, यानी पाल, धोबी, जाटव, पासी, गोंड। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि बीजेपी को अब लास्ट फ्रंटियर जो है वो यादव वोट है और जाटव वोट है उसके लिए है। और इस बार पिछली बार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनी थी उसमें सिर्फ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट यादव थे, राज्य मंत्री थे। इस बार 2 बनाए गए हैं। ये एक यादव एलिमेंट जो है, एक तो गिरीश चंद्र यादव हैं और दूसरे 2 यादव हैं। चलिए वील रीचेक। तो जाटव समाज से बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री बनाई गई हैं, असीम अरुण स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए गए हैं, और भी नाम है कुछ एक।
जी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो है ये कास्ट बैलेंसिंग है। लेकिन मैं कहूंगा कि जो टॉप पे चेंज हुआ है वो भी इंटरेस्टिंग है कि दिनेश शर्मा की जगह जो ब्रजेश पाठक को लाया गया। पिछली बार ब्रजेश पाठक बीएसपी से होकर के बीजेपी में आए थे और अब उनकी बीजेपी कन्विंस्ड है कि वो ज्यादा बेहतर चेहरा हो सकते हैं दिनेश शर्मा से। लेकिन ये पूरी एक्सरसाइज जो होती है, जैसे ही हम जातीय और इन सब पे ले आते हैं तो ये थोड़ी एकेडमिक हो जाती है और पॉलिटिकल बैलेंसिंग या फिक्सिंग लेवल तक जाती है। मैं कहूंगा कि अगर इस एलिमेंट को निकाल दिया जाए जी, या ये जो कोर है उसको रखा जाए और पूरे इवेंट को एक ड्रोन की नजर से ऊपर से देखा जाए तो ये इवेंट अपनी तरह में एक यूनिक पॉलिटिकल टेम्पलेट था जो कि आने वाले राज्यों, आने वाले सालों में बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स को डोमिनेट करेगा। जो मैं पहले कहा कि योगी मोदी ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इज अ मस्ट वॉच आउट कॉम्बिनेशन। मोदी योगी टू करेक्ट यू। अच्छा, तो आपने ऑप्टिक्स की बात कही, कास्ट बैलेंस की बात कही, पावर बैलेंस भी कहीं आपको नजर आ रहा है? बार बार एक ये बात चल रही थी कि चूंकि इस मैंडेट में योगी आदित्यनाथ की परफॉर्मेंस, उनके करिश्मा का भी बड़ा रोल है, तो शायद इस बार डिप्टी सीएम ना हो। और फिर लोगों ने एक नई थ्योरी निकाली जब इसके बाद भी डिप्टी सीएम हुए कि क्या ये एक सेंटर का भी टेम्पलेट है और हम लालकृष्ण आडवाणी की तर्ज पर फिर से आने वाले कुछ बरसों में एक नंबर 2 की लड़ाई को फौरी तौर पे सेटल करने के लिए एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं? हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का आइडिया बहुत ज्यादा लगा, क्योंकि हम जो डिस्कशन पहले भी करते रहे हैं कि बीजेपी में इस समय नंबर 1 है और उसके बाद नंबर 10 तक कोई नहीं है। वो एलिमेंट होते हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो पावर का एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है डिप्टी के कारण, वो कहीं ना कहीं जो है वो नरेंद्र मोदी के टाइम पे नहीं हो सकता। पावर की जो लाइन है वो बड़ी लीनियर है जी, वो स्ट्रेट है, उसके अंदर क्लैरिटी, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि ए.के. शर्मा जी का मंत्रिमंडल में आ जाना जो कि कहीं ना कहीं प्रोवाइड करेगा बीजेपी प्रधानमंत्री के दफ्तर को वो एक जो सिनर्जी चाहिए होती थी कि अगर पॉलिसीज वहां से बहनी है दिल्ली से और यूपी में इंप्लीमेंट होनी है तो शर्मा जी का इंक्लूजन जो है वो एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। आपको लगता है कि अरविंद शर्मा के इंडक्शन के जरिए पीएमओ का और ज्यादा दखल सुनिश्चित किया जा रहा है? दैट्स द ओनली रीजन? या इसको कई लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि भूमिहार समाज का रिप्रेजेंटेशन भी देखना था? गाजीपुर मऊ के इलाके में बीजेपी सारी सीटें हारी, बलिया वाले इलाके में भी परफॉर्मेंस पिछली बार के मुकाबले कम रही, तो वो जो एक बेल्ट है उसको भी सुनिश्चित करनी थी भागीदारी। देखिए सौरभ, अगर आप अचानक आज फुटबॉल खेलते रहे जीवन में, अचानक क्रिकेट खेलने लगे, तो जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपकी फुटबॉल को ज्यादा जानूंगा। शर्मा जी का इतिहास नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादा गहरा और पुराना है, तो आज जब वो नए रोल में बैठे हैं तो मैं उनके उस एसोसिएशन को अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, उनके भूमिहार होने को कम बनाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर वो यूपी में घूम जाएं आज भी तो उनको भूमिहार कम और नरेंद्र मोदी का क्लोज एड के तौर पे ज्यादा जाना जाएगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ कॉम्प्रोमाइज मैं देख रहा हूं योगी आदित्यनाथ और या उनके नरेंद्र मोदी के बीच में। मैं कह रहा हूं ना कि ये जो डबल इंजन है ये मल्टीपल लेवल पे ऑपरेट कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये अब एग्रीमेंट हो गया है कि शर्मा जी अंदर हैं, प्रधानमंत्री के दफ्तर का एक आदमी नाउ इज एन इनसाइडर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द कैबिनेट, एंड बीजेपी अब उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना चाहेगी, ना कि एक फ्रिक्शन के तौर पे। चलिए राहुल श्रीवास्तव जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर दिल्ली से और दिल्ली के कंटेक्स्ट में लगातार निगाह रखने वाले हिमांशु जी की तरफ। हिमांशु जी, पहली टिप्पणी इस पूरे मंत्रिपरिषद के गठन पर, क्या फैक्टर्स प्रभावी रहे? और देखिए, हमको वो टीवी वाली नपी तुली बात नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल रॉ अंदर खाने क्या हुआ, क्या रस्साकशी चली, वो बताइए। नेता नगरी पे आपका प्रॉमिस होता है कि मैं बिल्कुल इनसाइड स्टोरीज बताऊंगा। देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताऊं, ये लिस्ट आज 11:30 तक लगभग फाइनल हुई, उसके बाद कॉल जाना शुरू हुआ। एक बड़े नेता ने जो है योगी आदित्यनाथ को फोन किया कि लिस्ट फाइनल हो गई है, उसमें 2 चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस के बाद आपको लिस्ट मेल कर दी गई है। अब आप जो मंत्री बनने वाले विधायक हैं उनको आप कॉल करना शुरू कीजिए। ये 2 चेंजेस कौन से थे? मुझे लगता है एक पंकज सिंह का नाम था,
राजनाथ सिंह के बेटे। जी। क्या लखनऊ से उनका नाम आया था और यहां से काट दिया गया, क्या रहा? लिस्ट में था, मैं ये नहीं कहूंगा लखनऊ से आया था, दिल्ली से जोड़ा गया था, लेकिन अंतिम समय पर लिस्ट राजनाथ सिंह के पास गई थी, देखी उन्होंने और उसमें एक नाम काट दिया गया। उन्होंने अपने बेटे का नाम कटवा दिया? जी। क्या वजह है? राजनाथ सिंह ने पहले भी इस तरह का एक प्रसंग हुआ था जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले कार्यकाल में, और उनको प्रदेश 2012 में और 2012 में प्रदेश की समिति में ले लिया था। हाँ जी, हाँ, नहीं, प्रदेश की कमेटी में उनको लिया गया था, तब सचिव लिया गया था, तब हटाया। 2012 में नितिन गडकरी ने उनको टिकट दिया था पंकज सिंह को लखनऊ से, तब भी पंकज सिंह का नाम अंतिम समय पे राजनाथ सिंह ने कटवाया था। और मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि आज भी पंकज सिंह के नाम को अगर किसी व्यक्ति ने कटवाया और पंकज सिंह मंत्री नहीं बने, तो उसमें सबसे बड़े कारण जो है वो राजनाथ सिंह। एक बदलाव तो ये हुआ, दूसरा कौन सा नाम बदला गया? दूसरा मुझे लगता है राजेश्वर सिंह को लेकर कुछ रहा होगा, या एक नाम, मैं पूरी तरह उस पर श्योर नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है अंतिम समय पर 2 बदलाव हुए थे और उनमें से एक राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह। राजेश्वर सिंह और श्रीकांत शर्मा के नाम को लेकर आखिरी तक स्पेकुलेशन चलते रहे। श्रीकांत शर्मा के मामले में क्या फैक्टर रहा? 2-3 तरह की थ्योरी सपोर्ट की जा रही हैं। एक कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं थे, एक बात ये कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि वो चूंकि वो दिल्ली स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, दिल्ली में मीडिया मैनेज करते रहे, दिल्ली दरबार के क्लोज थे और उनकी पैराशूट लैंडिंग हुई थी 2017 में, यूपी की पॉलिटिक्स में मंत्री रहे, तो दिल्ली उनको नया असाइनमेंट देना चाहता था, तो वो एक बीच का रास्ता निकाला गया। और इस पर भी हो रहा है कि श्रीकांत शर्मा ने उत्तर प्रदेश की कितनी राजनीति की, जो कहा जा रहा है कि उन्हें संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो मैं वो सारी फैक्टर समझना चाहता हूं आपसे। मैं सौरभ जी आपको श्रीकांत शर्मा के लिए एक चीज दावे से कह सकता हूं, आपने भी पूरा उत्तर प्रदेश घूमा है, मैं और बनारस में आप एक जगह फंस भी गए थे ट्रैफिक में, मैं निकल गया था और आप फंस गए थे, एक रॉन्ग साइड आती गाड़ी ने आपको रोक लिया। सर हमारा ऐसा ही है, हम जनता के बीच फंसे रहते हैं, आप सब लोग रॉन्ग साइड फंसे। जब रॉन्ग साइड पे आपका अतिरिक्त जोर है। हाँ जी बताइए। मैं श्रीकांत शर्मा की बात कर रहा हूं। जी, श्रीकांत, आपने ग्राउंड पे घुमा हुआ 3 फैक्टर काम किए। पहला लॉ एंड ऑर्डर, जो पश्चिम से शुरू होता है और अंत तक आते आते लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, वो अवध क्षेत्र में आते आते खत्म हो जाता है। लखनऊ तक ही है, बहुत ज्यादा फैक्टर उसका इंपैक्ट नहीं आया। दूसरा राशन, आई डिसएग्री विद इट। मुझे 6वें चरण में भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रतिध्वनि सुनाई दी। मैंने कहा ना, जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में जितना इंपैक्ट था वो अंत तक उतना नहीं था। ओके, मैं इस चीज को कह रहा हूं। ठीक है। दूसरा कारण था राशन, जो पिछले 2 साल में जनता के बीच में राशन पहुंचाया और योगी सरकार ने उसमें चीजें ऐड की, चाहे वो खाने के तेल को ऐड किया हो, नमक किया हो या अन्य सामग्री ऐड की हो। तीसरा अगर सबसे बड़ा कोई चीज थी जिसको लेकर जनता बहुत खुश थी, वो थी इलेक्ट्रिसिटी और बिजली। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, बिजली 20 से 24 घंटे रहती थी और बिजली को लेकर किसी की कोई नाराजगी नहीं थी। तो इसका श्रेय श्रीकांत शर्मा को। सर आई डिसएग्री। बिजली की निर्बाध सप्लाई को लेकर नाराजगी नहीं थी, लेकिन रूरल इलाकों में बिजली के बिल को लेकर और ट्यूबवेल के कनेक्शन, ट्यूबवेल वाली लाइन की सप्लाई को लेकर नाराजगी थी। इसीलिए आपने गौर किया होगा, चुनाव के ऐलान से पहले जो कुछ बड़े मेजर अनाउंसमेंट किए गए थे, उसमें सरसों का तेल फ्री देने के अलावा बिजली की दरों की जो रियायत थी वो इसीलिए दी गई थी। मैंने कहा ना, उसके रेट कम किए गए। अब वो कैबिनेट का डिसीजन होता है जी। और मैं आपको दावे से एक और चीज बताता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि श्रीकांत शर्मा मेरा दोस्त है। अच्छा, आपके मित्र हैं। मैं ये कह रहा हूं आपसे, 7 महीने से बिजली की दरें कम करने का बिल पेंडिंग था कैबिनेट में जी, 7 महीने से जी। आप सोचिए उस बिल को कब से प्रिपेयर किया गया होगा, 7 महीने तक क्यों रोका गया। एक सरकार काम करती है बिजली के क्षेत्र में, बढ़ता है और कितने घंटे आती थी, कहां तक सप्लाई आई, और फिर चीजें जब फीडबैक आता है उसके आधार पर तय की जाती है जी। 3-4 साल तो किसी को ठीक करने में, मैं ये नहीं कह रहा कि रेट बहुत 50% लाए गए, और वो बिल 7 महीने से था कैबिनेट में, क्यों नहीं पास किया गया? कोई कारण होगा, कोई कारण था क्या? वो तो बताना पड़ेगा किसी को।
और श्रीकांत शर्मा को के लिए एक फीडबैक पूरे दिल्ली में घूमता था कि श्रीकांत शर्मा से नाराजगी है, बहुत नाराजगी है, वो मिलते नहीं है लोगों से, बिहेव ठीक नहीं है। श्रीकांत शर्मा 2017 में 1,01,000 कुछ वोटों से जीते थे, इस बार 1,09,000 वोटों से जीत गए। इतनी नाराजगी के बाद, और एक बड़े नेता ने मुझसे कहा था कि श्रीकांत को लेकर नाराजगी है भाई क्षेत्र के अंदर, उसको समझना चाहिए, बिहेव ठीक करना चाहिए। अंत में जब नतीजे आए तो आई लव दिस पार्ट ऑफ अवर कन्वर्सेशन, जहां पे हर बार जैसे वो हम लोग मैथ्स के सवाल में करते हैं ना, माना एक्स और फिर एक्स सारी चीजें करता है, तो वैसे एक बड़े नेता, वो नेता चेंज होते रहते हैं, लेकिन चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत रही होगी तो आप नाम नहीं जाहिर कर सकते। चलिए मुझे ये बताइए जी, अब मैं श्रीकांत शर्मा का प्रकरण आगे इसलिए नहीं खींचूंगा क्योंकि आपने कह दिया है कि आपके मित्र हैं, बहुत कोशिश के बाद भी ऑब्जेक्टिविटी नहीं रह पाती। मेरी बातचीत अब नहीं होती है, मेरी बातचीत श्रीकांत शर्मा से अब नहीं होती है। बनारस में एक आधे घंटे की लास्ट मेरी बातचीत हुई है और वो लगभग 1.5 साल बाद हुई थी। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए कि वो दिल्ली में क्यों ज्यादा बातचीत, मुझे ये बताइए, कोई ऐसा बातचीत करने का सिलसिला उनके साथ नहीं है। अरे मैं फिर भी एक चीज हिमांशु जी, नए पुराने मित्रों से संवाद बनाए रखिए, कल को आप और बड़े पत्रकार हो जाएंगे, हमसे भी बात नहीं करेंगे। पत्रकारिता संवाद उस तरीके के नहीं रखता, जब तक सामने वाले को अगर बात करनी होती तो वो करे। अच्छा, मुझे करनी होती तो मेरा कोई मतलब, मैं उत्तर प्रदेश जाता नहीं, तो इसलिए मेरी बहुत ज्यादा बातचीत होती नहीं है। ये बताइए मुझे जी, मुझे ये बताइए, केशव मौर्य को लेकर बहुत स्पेकुलेशन चल रहे थे, किस किस्म की रस्साकशी हुई ये बताइए। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को मुझे जहां तक जानकारी है, उनको कैबिनेट में नहीं लेने के लिए योगी जी ने एक तरीके से मैसेज दे दिया था कि मैं कैबिनेट में उनको नहीं लेने वाला। लेकिन पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाना और वहां से ये मैसेज चले जाना कि देखिए अब आपको ये बात माननी चाहिए, हार से किसी के राजनीतिक जमीन का और संगठन के उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केशव एक बड़े नेता हैं, ओबीसी चेहरे हैं पार्टी के, और कल्याण सिंह के बाद, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, कल्याण सिंह के बाद अगर कोई ओबीसी चेहरा पार्टी के अंदर उभर कर आता है तो केशव प्रसाद मौर्य। मैं पूरी तरह सहमत हूं हिमांशु आपसे। और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जितनी विधानसभाएं हैं वहां के बूथ स्तर के या मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं। ये आज की यूपी की पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग होंगे जो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जानते होंगे, नेताओं को जानते होंगे। और सौरभ जी, मैं ये बात शायद किसी दर्शक को ठीक ना लगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, आप केशव प्रसाद मौर्य का सोशल मीडिया का हैंडल्स देख लीजिए, अगर उनसे 100 लोग मिले हैं तो उनमें से 80 विधायक जो है वो ओबीसी चेहरे हैं पार्टी। ये बात भी कही जा रही थी कि होली के पहले ये स्पष्ट हो चुका था, केशव मौर्य को संदेश मिल गया था। मुझे पहले दिन ही स्पष्ट हो गया। हाँ, क्योंकि मुझे पत्रकारों ने ये कहा कि आप अभी भी देख लीजिए, जो लोग जीत के लखनऊ पहुंच रहे हैं वो 3 जगह अनिवार्य रूप से जा रहे हैं, सीएम के यहां, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के यहां और सुनील बंसल के पास। ये 3 जगहों पर उनकी अनिवार्य फेरी लग रही। तो लोगों ने कहा कि जब केशव मौर्य के दरवाजे पर भीड़ कम नहीं हुई है, इसका मतलब आला कमान की तरफ से संकेत मिल गया है। और वैसे भी हमने 2014 में भी देखा, अरुण जेटली अमृतसर से हारे, स्मृति ईरानी अमेठी से हारी, इसके बावजूद दोनों को कैबिनेट में लिया गया। तो वो अब नहीं है प्रमोद महाजन वाला जमाना की साहब आप हार गए तो कैसे समायोजित किया जाए। नहीं, ये 14 वाला अगर आप देंगे तो 17 का भी है। हाँ, कि प्रेम कुमार धूमल को अनाउंस करके गए, चुनाव हार गए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ये पार्टी को जब अपनी कोई थ्योरी जैसी सहूलियत होती है उस हिसाब से वो इस तरीके से प्रेजेंट करती है। मैं इस पर नहीं जाऊंगा। ब्रजेश पाठक क्या फैक्टर रहा? ब्रजेश पाठक एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सौरभ जी, आप भी जानते हैं कि ब्रजेश जी चुनाव से पहले जब सारी दुनिया कहीं और जाने की तरफ मुड़ रही थी तो वो भी बुढ़े थे। इसमें एक बड़े पत्रकार थे, उनका बहुत बड़ा रोल है, मैं नाम नहीं कोट करूंगा। और ब्रजेश जी की सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी उस वक्त। और ब्रजेश जी आज अगर उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि ब्रजेश पाठक ये कहते हैं इन स्पेकुलेशंस पर, आप इशारों में कह रहे हैं, मैं जरा सीधे कह देता हूं ये लल्लन टॉप है। इस तरह की खबर चल रही थी कि क्या ये जो चुनाव के पहले की भगदड़ हो रही है, तो क्या ब्रजेश पाठक भी
भाजपा छोड़कर सपा की तरफ जा सकते हैं। ब्रजेश पाठक ये कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी, और चूंकि उनके बारे में बात हो रही है कि ये खबर उड़ी थी, मेरे मन में कभी ऐसा विचार नहीं था। हिमांशु जी, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि विचार था या नहीं था। खबर तब आती है जब कहीं पे आग चिंगारी लगी होती है। आग की बात तभी आदमी करता है जब चिंगारी लगी होती है, तो कहीं ना कहीं चिंगारी लगी होगी। मैं ब्रजेश जी का एक विभाग कम कर दिया गया था कैबिनेट रिशफल के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी लेकर श्रीकांत शर्मा को दे दिया गया था। जी जी। अच्छा, और वो जो एक जो इमेज है लखनऊ में कि ही इज अमित शाह मैन, एक ये इस तरह की बात कही जाती है, इज दैट ट्रू? मैंने कहा ना, मैं नाम नहीं कोट कर रहा, वो पत्रकार बहुत बड़े हैं जी, और वो जहां आप कह रहे हैं वहीं से उनके तार है जी, और उप मुख्यमंत्री बनने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका। अच्छा, हाँ। एक लेकिन इसमें फैक्टर एक ये भी है हिमांशु कि जैसे हम चुनाव के 2-3 महीने पहले की सक्रियता देख रहे थे, हमें 2 फीडबैक लगातार मिल रहे थे। 2-3 चीजें हैं, देखिए अब थोड़ा बात खुली है तो ढंग से ही खुल जाए। दिनेश शर्मा के बारे में यह फीडबैक मिल रहा था, विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं लेकिन असर्टिव नहीं है, अपनों के काम के लिए अड़ते नहीं है, पॉइंट 1। दूसरी चीज कही गई कि जिस सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की उन्हें जिम्मेदारी मिली है कैबिनेट में, उसका ख्याल नहीं रखते हैं। और इसके उलट ब्रजेश पाठक के लिए यह कहा गया कि सक्रिय बहुत हैं। आप देखिए टिकट वितरण से 1-2 महीने पहले घूम घूम के वो अलग अलग जिलों में उनके दौरे हो रहे थे, सभाएं हो रही थी। हालांकि दिनेश शर्मा को भी लगातार प्रचार में सक्रिय रखा गया। और यहाँ पे मैं दर्शकों को बता दूं, दिनेश शर्मा से मेरी भेंट हुई थी गोरखपुर में, तो उन्होंने अपना एक आकलन बताया था जो फाइनल नतीजों के लगभग करीब रहा था। तो उनके भी अपने गुणागणित थे और इसीलिए दिनेश शर्मा वो पहले व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले हिंट किया कि नहीं मैं अब संगठन काम करूंगा, क्योंकि आई एम श्योर उन्हें दिल्ली से इस तरह के संकेत दे दिए गए होंगे। वो पहले भी गुजरात के प्रभारी रहे। तो ब्रजेश पाठक की जो असर्टिव पॉलिटिक्स है ना, और रिलेटिवली यंग माने जाते हैं पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो और बाकी जो हिमांशु जी जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली तक पहुंच, मैं तो देखिए ब्रजेश जी बहुत एक्टिव है और ब्रजेश पाठक के लिए एक चीज कही जाती है, कोई अगर उनके घर पहुंच जाए और किसी को भी फोन करना हो, किसी के लिए भी कहीं भी पत्र लिखना हो, ब्रजेश पाठक उस काम को बेझिझक करते हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला गुणसूत्र है, सबकी मदद। हाँ, वो उनकी विधानसभा से अगर कोई नहीं हो तो भी ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति पहुंच जाए, अच्छा, उसकी मदद के लिए सदैव तैयार रहने वाले व्यक्तियों में है। उसका फायदा उन्हें मिला। और ब्रजेश पाठक को देखिए, आप चुनाव, उनकी सीट बदली गई, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, तो एक किस्म से पहले तय कर दिया गया था कि आपकी बड़ी भूमिका रहेगी। अच्छा, ये बताइए, सूर्य प्रताप शाही और सुरेश खन्ना ये 2 ओल्ड गार्ड के लोग माने जाते हैं। शाही जी पहली बार 85 में चुनाव जीतते हैं, सुरेश खन्ना पहली बार 89 में जीतते हैं और लगातार जीतते हैं। इन 2 को रिटेन किया गया, इसके पीछे क्या सोच है? ये कि क्या ये इनका आखिरी चुनाव था, आखिरी पारी रहेगी, क्या आप सोचा है पार्टी ने? इन नामों पे कुछ चर्चा हुई। सुरेश खन्ना के नाम को लेकर यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाएं, जो अब कहा जा रहा है कि जो दूसरे वरिष्ठतम विधायक हैं सतीश महाना, उनके लिए रिजर्व कर दिया गया विधानसभा अध्यक्ष का पद। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि सूर्य प्रताप शाही क्योंकि भूमियार जाति से आते हैं और गोरखपुर का एक रिप्रेजेंटेशन देवरिया के साथ साथ रखा गया, उसमें वो फिट बैठते थे। एक पार्टी के संगठन के पुराने नेता हैं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जी, और संगठन में कई भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। तो ऐसे में उनको रखा गया। और साथ ही साथ सुरेश खन्ना का जो अनुभव है, मेरे ख्याल से 8 बार के विधायक हैं या 9वीं बार चुने गए हैं, 9वीं बार चुने गए हैं। उनका अनुभव बहुत बड़ा है और पार्टी ऐसे अनुभवी लोगों को भी सरकार में रखना चाहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अनुभव नहीं है सरकार चलाने का। अभी जो कैबिनेट बनी है, पिछली कैबिनेट के अंदर संगठन का, चाहे श्रीकांत के पास हो या फिर सिद्धार्थनाथ सिंह के पास दिनेश शर्मा हो, संगठन का उनके पास अनुभव था। इस बार ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके पास संगठन और सरकार के अनुभव हो। तो सुरेश खन्ना को जगह इसलिए भी मिलती है कि वो एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन है और साथ ही साथ उनका अनुभव, संसदीय जो गतिविधियां हैं, जो विधिक गतिविधियां, जब पार्टी बुरे दिनों में थी तब भी वो चुनाव जीत कर आती थी। और सदनदेव सिंह को रिकॉर्ड किया गया फाइनली। और ये हम देख रहे हैं कि बीजेपी में ये ट्रेडिशन है कि एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अपवाद को छोड़ के उनकी अभी तक सम्मानजनक वापसी नहीं हो पाई है।
2014 के लोकसभा चुनाव के समय, मतलब हम लोग जब वो तस्वीरें देखते हैं ना कि नरेंद्र मोदी का रोड शो निकल रहा है बनारस में एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, एज अ बनारस का कैंडिडेट, तो उनके ठीक बगल में लक्ष्मीकांत वाजपेयी नजर आते हैं। फिर आप देखिए वो 2017 में परसीमन के बाद सीट मुश्किल हो गई थी उनकी, वैसे ही मेरठ की, वो हारते हैं चुनाव, और उसके बाद से अभी हम लोग बात कर रहे हैं तमाम लोगों की वापसी की, अब जाके वो थोड़ा सा खबरों में लौटते हैं जब उन्हें जो ज्वाइनिंग कमेटी उसका मुखिया बनाया जाता है। कई लोगों को लग रहा था कि शायद अब उनको उनके इंतजार का रिवॉर्ड मिले, पर अभी वो रिवॉर्ड मिलता नजर आया नहीं। मुझे लगता है रिवॉर्ड जल्दी मिल जाएगा। जब राज्यसभा के लिए नामांकन होंगे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आपको दिख जाएगा। चलिए, ये काफी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आप। श्रीकांत शर्मा प्रदेश अध्यक्ष होंगे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा में। सौरभ जी पिछले 5 सालों में हाशिए पे थे, आपको कहीं नहीं दिखाई। बिल्कुल। ज्वाइनिंग कमेटी का उनको बनाना, इट मीन कहीं ना कहीं पार्टी ने उनकी भूमिका को तय किया जी। और आप देखिए लगातार जो है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2 बयान भी दिए थे शिवपाल यादव को लेकर कि वो आना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी बातचीत चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक बड़ी भूमिका था, मैसेजिंग थी, आलाकमान उनको राज्यसभा दे सकता है। राज्यसभा को अब ये कह सकते हैं कि उनके पास इतने उम्मीदवार होंगे क्योंकि अभी जो 22 आएगा इसमें वहां से तब शिव प्रताप शुक्ला ही एक मात्र राज्यसभा के सांसद हैं जी। उनकी जगह या तो उनको रिपीट किया जाएगा या फिर शिव प्रताप शुक्ला और लक्ष्मीकांत वाजपेयी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अगर इस संख्या बल के अनुसार मैं देखूं तो लगभग 7 से 8 सीटें जो है वो जुलाई के अंदर आने वाली हैं। तो 6 नाम और आने, और जब इतनी प्रचंड बहुमत में विधायक सांसद आपके हैं तो पार्टी के पास आउटसाइड मतलब दूसरे प्रदेशों के लोगों को देने के साथ साथ यहाँ पे भी जो लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको जगह दी जाएगी। एक हिमांशु मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये बीजेपी में हमें खूब दिखता है, कई बार जब राज्यसभा के नाम आते हैं तो लोग लिए अरे ये कौन लोग हैं, ये कौन है, मतलब सीमा द्विवेदी कौन है, गीता शाह के कौन है, एकदम से फिर खंगाला जाता है तो बोले अरे साहब ये तो 15 साल 20 साल से संगठन का काम कर रहे हैं। ये राज्यसभा के लिए नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो मीडिया की एकदम से नजर। हरनाथ दुबे कौन है? हाँ, हरनाथ यादव कौन है? जी बिल्कुल, है ना, वो इस तरह ऐसे लोग जिन्होंने संगठन में काम किए हैं। हाँ, वही लंबे समय से मैं ये कह रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब मैं इस लिस्ट को देख रहा था मैंने सोचा था कि आई विल सेव दिस कमेंट फॉर द कंक्लूजन, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। मोदी योगी ऑप्टिक्स की बात हुई, इवेंट की बात हुई, मुझे 5 फैक्टर्स दिख रहे हैं: कास्ट बैलेंस, पावर बैलेंस, परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को खपाना और सभी वर्गों और क्षेत्रों का रिप्रेजेंटेशन। ये वो 5 फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर इस मंत्रिपरिषद की व्याख्या की जा सकती है। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को रिवॉर्ड दिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व और उनका योगी आदित्यनाथ से कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है। स्वतंत्र देव सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 5वें नंबर पर रखा गया है, इसका भी बड़ा महत्व होता है। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक 2 डिप्टी सीएम हैं। सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना सीनियर मोस्ट हैं अगर पहली बार के उनके विधायक बनने से देखें, और उसके बाद 5वें नंबर पर स्वतंत्र देव सिंह आते हैं। तो स्वतंत्र देव सिंह को इसमें लाया गया। भूपेंद्र चौधरी अगेन संगठन के व्यक्ति हैं। धर्मवीर प्रजापति अगेन संगठन के व्यक्ति हैं। उसके बाद दयाशंकर सिंह संगठन के व्यक्ति हैं। दयाशंकर ये तो दयालु तो उससे आए हैं, कांग्रेस की तरफ से आए हैं, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, पर ये आपको संगठन के 4-5 अहम नाम दिखते हैं। दानिश आजाद अंसारी संगठन के व्यक्ति हैं। तो इसमें क्या फैक्टर था एडजस्टमेंट का, किस तरह से किया गया, खासतौर पे स्वतंत्र देव सिंह के मामले में? देखिए, स्वतंत्र देव सिंह को लेकर एक चीज कहा जा सकती है, जैसा आपने भी कहा कि उनकी नजदीकियां, उनका कोऑर्डिनेशन योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत बेहतर था जी, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बेहतर नहीं रह गया था। मैं वही कह रहा हूँ कि सुनील बंसल के साथ नहीं था। अब आपको लड़ाई लड़नी है 2024 की जी। अगर आपको लड़ाई 24 की लड़नी है तो अब संगठन जो है वो 24 के हिसाब से तैयार होगा, और आपने यूपी चुनाव निपटा दिया। अब आपको चाहिए व्यक्ति जो संगठन में जो रीड होती है, जो सब कुछ चलाता है, वो है संगठन मंत्री, तो वो सुनील बंसल है। और सुनील बंसल पिछले 8 सालों में परिपक्व हुए। क्या हिमांशु नेता नगरी में ये कह रहे हैं कि जैसे अभी गुजरात में संघ की बड़ी बैठक हुई, कई बड़े बदलाव हुए, मध्य प्रदेश में संगठन मंत्री सुहास भगत को हटाकर हितानंद शर्मा को बनाया गया, ये बड़ी चर्चा चल रही थी कि अब सुनील बंसल के भी लखनऊ से जाने का समय आ रहा है। ये बड़ी देर से फिर कहा गया कि नहीं साहब लोकसभा चुनाव, फिर लोकसभा के बाद नहीं विधानसभा चुनाव तक हैं,
है ना? तो क्या आप कह रहे हैं कि अब आप 24 तक मान लीजिए। नहीं, मैं पूछ रहा अब आप 24 तक मान लो। सुनील बंसल मैं कह रहा हूं 2024 तक लखनऊ में रहेंगे। देखिए मैं आपको दो चीज कह देता हूं। अगर होना होता तो अब हो चुका होता, चुनाव हो गए थे, कोई नए संगठन मंत्री को ला के सुहास भगत की जगह, जैसे सुहास भगत को चेंज किया गया या 2 और प्रदेशों में किया गया, उनकी जगह वैसे ही चेंज जो है वो उत्तर प्रदेश में हो जाता, टाइम मिल जाता 2 साल का चुनाव के लिए, लोकसभा की तैयारी की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि अब सुनील बंसल जो है 2024 के पहले तो कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाएगा जिसका दिल्ली के साथ भी बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। तो मैंने आपको, हालांकि मुझे कई बार ये सवाल पूछते पूछते ये भी लगता है कि क्या दिल्ली के वरदहस्त के बगैर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जेपी नड्डा के वरदहस्त के बगैर कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है क्या, या कोई भी चल सकता है क्या स्मूथली? नहीं हो सकता। और मैं आपको फिर वही कह रहा हूं, जो स्वतंत्र देव सिंह के लिए सुनने में आता था, उनकी कोऑर्डिनेशन योगी आदित्यनाथ के साथ ज्यादा बेहतर थी, सुनील बंसल के साथ नहीं थी। ये चीजें जो है ना वो हर स्टेट में आई है। प्रदेश अध्यक्ष का कोऑर्डिनेशन जो है वो सीएम के साथ ज्यादा अच्छा होता है, और इसका खामियाजा बीजेपी ने पूर्व के चुनावों में भुगता है। ये बात मैं आपको कई बार बोल चुका हूं सौरभ जी। झारखंड में भुगता है, हरियाणा में भुगता है, मध्य प्रदेश में आप इसका उलट भी तो है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे मैंने स्वतंत्र देव सिंह से भी ये सवाल पूछा तो बोले कि आप क्या चाहते, भाई मुख्यमंत्री पार्टी का है, पार्टी की सरकार है, तो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को तो एक दूसरे के साथ समन्वय में काम करना चाहिए। कई लोग ये बात कहते हैं, कई इसके उलट कहते हैं कि सत्ता हर किसी को खुश नहीं कर सकती, तो संगठन की ये जिम्मेदारी है कि तमाम नाखुश लोगों को भी सुना जाए। सुनना बड़ा जरूरी है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को, उन्हें दिलासा दिए रहना, उनको मोबिलाइज करके रखना और एक प्रेशर एब्जॉर्व करने का काम करना। तो हमारे पास दूसरे तरह के उदाहरण भी हैं, जैसे आप देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी प्रदेश अध्यक्षों के लिए, अभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया का खेमा एक तरफ रहता है, सतीश पूनिया का खेमा जिसमें जो संगठन मंत्री चंद्रशेखर हैं वो सब हैं, वो एक दूसरी तरफ रहता है। तो आप कहिए कि वो संतरा है और ऊपर से पूरी बीजेपी राजस्थान में एक नजर आती है, अगर आप छिलका उतार देंगे तो बटी हुई नजर आएगी। अच्छा, मैं उस पर कंफ्यूज करूंगा जी, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज बीजेपी की जो स्थिति है और जो बीजेपी के नेताओं को नजर आता है, अगर आप पर्सनली देखेंगे तो पीछे जो उपचुनाव हुए तो उसमें बीजेपी एक चुनाव में तो 4थे नंबर पे चली गई। ये स्थिति अगर बीजेपी के लिए है तो बहुत भयंकर थी। हम फिलहाल उत्तर प्रदेश पे फोकस कर लेता हूं। मैं जो आपसे बात कह रहा हूं वो ये है कि आप मुख्यमंत्री के साथ कोऑर्डिनेशन रखिए, लेकिन संगठन को साथ लेकर आपका कोऑर्डिनेशन। मैं कई बार हमेशा ये बात कहता हूं कि संगठन और सरकार रेल की वो पटरियां हैं जो कभी मिलती नहीं है, लेकिन साथ साथ ना चले तो ट्रेन चल नहीं सकती है। कहीं पे भी कोई फॉल्ट आ जाए तो उखड़ जाए। एकदम हमको इतना अच्छा लगता है मजे हुए वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार की ये जो रूपकों से भरी हुई टिप्पणियां आती हैं गुरु। नहीं, मैं वो नहीं करता, मैं एक जनरल बात कह रहा हूं, और वो इसलिए है कि विधायकों की नाराजगी थी। मैं कई बार कहता रहा कि 150 से ज्यादा विधायक धरने में बैठ गए। क्यों बैठ गए? क्यों एमपी नाराज थे? क्यों बहुत से लोगों के खिलाफ नाराजगियां थी? ये इस कारण था कि कोई बात उनकी सुनता नहीं, जो बात आप कह रहे हैं। सुनने वाला व्यक्ति चाहिए, ये बात सुनने का काम कई लोगों ने कहा कि हमारी, और अंतिम समय पर पॉलिटिकली जो वैकेंट पोस्ट की सरकार के अंदर उनको भरा। हाँ, जो चेयरमैन है अलग अलग, जी बिल्कुल, जहाँ पे आप अपने पॉलिटिकल कैडर को समायोजित कर सकते हैं, ठीक बात है। कहीं पे भी बहुत सी ऐसी पोस्ट होती है आप जिसमें 1000 लोगों को समाहित कर सकते हैं, वो नहीं किया गया था। लास्ट 6 महीने पहले 200-250 लोगों को समाहित किया गया, फिर भी पोस्ट खाली रह गई। ये जो चीजें हैं ये संगठन की तरफ से दी जाती है, उसके लिए सरकार को इनिशिएटिव लेना होता है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि संगठन को साथ लेके चलिए। अगर आप संगठन को साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। इस बार फायदा हो गया क्योंकि आपकी कुछ स्कीमें काम कर गई, लेकिन प्रधानमंत्री इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 21% से 32% उनका वोट शेयर हो गया। ये कोई ऐसे हवा में नहीं हुआ, और बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 2% बढ़ा। तो ये चिंता का विषय बीजेपी के लिए ज्यादा है कि अपोनेंट पार्टी 11% वोट शेयर कैसे बढ़ा के ले गई। और जब इतने मजबूत प्रधानमंत्री हो, सामने योगी आदित्यनाथ हो, केंद्र सरकार की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हो, इतना रोड का डेवलपमेंट हुआ हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस
जो बना है उसके बावजूद ये हो जाए, तो कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल ऐसा साउंड कर रहा है कि किसी होशियार बच्चे के 98% आए, पर चिंता इस पे हो रही है अध्यापकों और गार्जियन के बीच की 2% कहाँ गए। चलिए ये बताइए। 2% नहीं कहूंगा सर, सौरभ जी, मैं 2% की बात नहीं कर रहा। अरे मैं बीजेपी के लिए चिंता का विषय जी बिल्कुल है। और 2024 बीजेपी सत्ता में आई क्योंकि बीजेपी ने यूपी और बिहार की मैट्रिक्स को सॉल्व किया, उस पजल को सॉल्व किया, और जब सत्ता से गई भी थी तब भी इसीलिए गई थी क्योंकि वो यूपी बिहार हारने लगे थे। आप 2004 का चुनाव देखिए या अब आपको नया प्रदेश अध्यक्ष यूपी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होगा, कोई यंगस्टर होगा जो 52-54 साल का होगा, या फिर आपको 60 के आसपास मिले। अरे सीधे बोल दीजिए ना कि श्रीकांत शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, इतना घुमा क्यों कह रहे हैं? श्रीकांत, मैं फिर श्रीकांत का इसलिए कह रहा हूं। और भी कोई नाम चल रहा है क्या? नहीं, ऐसे अगर आप देखें तो महेंद्र सिंह भी हो सकते हैं। महेंद्र सिंह भी कई प्रदेशों के अंदर इंचार्ज रह चुके हैं, असम के इंचार्ज रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है उनको जिम्मेदारी दी गई, ये भी कहा जा रहा है कि वो करीबी हैं, योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य जताया। अच्छा एक चीज बताइए, ये गोपाल टंडन का नाम कटा, दिनेश शर्मा का नाम कटा, सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम कटा, क्या फैक्टर रहे? नॉन परफॉर्मिंग एक्सपर्ट आपने बोला ना, जो डिलीवरी नहीं कर पाए वो चलेगा। अच्छा, श्रीकांत शर्मा के मामले में जब मैंने इसी सूची में श्रीकांत शर्मा, मैं फिर वही कह रहा हूं आपको सर, आप अगर डिलीवरीज देखेंगे, आप मुझे बताइए ना, सिद्धार्थ से महेंद्र सिंह भी एक लंबी सूची गिनवाते हैं कि जल शक्ति मंत्री के तौर पे इरिगेशन डिपार्टमेंट में कितने तरह के काम हुए, पर आप ये कह रहे हैं कि गोपाल टंडन और इन सब के जो नाम कटे। मैं ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड पे जिन चीजों को लेकर चर्चा थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सतीश राणा को नहीं बनाया तो क्या ये कहें कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है? वहां से डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सतीश महाना बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के बगल में खड़े थे जब ये जीत के बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। हाँ, तो उनकी भूमिका पार्टी तय कर रही होगी, सिद्धार्थ की भी पार्टी भूमिका तय करेगी, आशुतोष टंडन को भी पार्टी इस तरीके से नजरअंदाज नहीं करेगी। अब पार्टी को डिसाइड करना है किसकी भूमिका कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी। अच्छा, लेकिन इतना जरूर है कि ये सारी कवायद जो हुई है आज, वो 24 की मैसेजिंग के लिए। दो सवाल और हैं, इन पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, टिप्पणी करना चाहूंगा। मैंने इस लिस्ट को, मैं इस पूरी ये जो सूची है 52 की है ना, इसको पूरा मैं बिल्कुल जैसे नोट्स की तरह रंग चुका हूं, एक एक चीज, फैक्टर, ये वो कई दफा इस लिस्ट को मैंने पढ़ा। इसमें मुझे दो चीजें नजर आई। रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की, अलग अलग इलाकों की सब कुछ, जो फैमिली लेगेसी वाले लोग हैं है ना, उनको उतनी वरीयता नहीं दी गई है। जो प्रधानमंत्री ने अभी पिछले दिनों मीटिंग में जो बात कही थी उसका हमें कंटिन्यूटी दिखी। नितिन अग्रवाल पिछली सरकारों में जब मंत्री रहे हैं है ना, सपा में या बसपा में, तो कैबिनेट मंत्री रहे, यहाँ पर उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं है ना, संदीप सिंह को लेकर हम पहले चर्चा भी कर रहे थे। ये फैमिली लेगेसी वाले लोग हैं जो यहाँ पर आए, और इसके अलावा मुझे और ऐसे नाम भी नहीं दिख रहे हैं कि जो बहुत फैमिली लेगेसी वाले हों, एक जितिन प्रसाद को छोड़ के, क्योंकि वो नए नए आए हैं, और जब भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता जो कभी राहुल गांधी के करीबी दिखा छूटता है तो वो ब्रांड राहुल गांधी को एक बड़ा झटका भी लगता है, तो इसलिए भी वो बड़ा जरूरी है। हेमंत विश्व शर्मा हो, जितिन प्रसाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तो वो बीजेपी के एक लार्जर स्कीम का भी हिस्सा रहता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो नई लीडरशिप बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ना, बेबी रानी मौर्य, नोबडी वॉज पेइंग अटेंशन, गवर्नर थी उत्तराखंड की, एकदम से इस्तीफा दिलवाया जाता है, और वहां से मैं आपको बताऊं, मुझे सबसे पहले बदायूं के इलाके में एक गांव में बैठे व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि अरे उनको चुनाव लड़वाएंगे, उसने सीट भी बता दी। और ये सितंबर की बात है, वो सितंबर में गांव में बैठा आदमी कह रहा है कि बेबी रानी मौर्य को आगरा ग्रामीण से चुनाव लड़वाया जाएगा। यू नो, मतलब जो मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर चौक चौराहे पर आपको सियासत के चाणक्य मिलते हैं। असीम अरुण को जिस तरह से ला गया, पूरे वो इंडक्शन का जो प्रोसेस रहा कि आरएसएस के लोग एक टैलेंट को स्पॉट करते हैं, कन्विंस करते हैं, पूरी गणित बिठाई जा रही है। आरएसएस की भूमिका नहीं मानता मैं, इसमें आरएसएस की भूमिका नहीं मानता। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ सूचित कर रहा हूं हिमांशु जी, इसमें आरएसएस की भूमिका भी थी। वो लास्ट मोमेंट की रहेगी, वो लास्ट मोमेंट की नहीं, नहीं। ये हो सकता है, मैं जितना समझता हूँगा
आरएसएस की भूमिका कास्ट पे आएगी, व्यक्ति पे नहीं होगी। नहीं दूसरा, चूंकि मैं उस पूरे घटनाक्रम से, ऐसा होता है ना जैसे बतौर पत्रकार आप कई डेवलपमेंट से वाकिफ होते हैं, इसलिए मैंने जिम्मेदारी के साथ कहा कि उसमें संघ की भी भूमिका थी स्पॉटिंग में। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पार्टी के जेहन में ये जो नई लीडरशिप बिल्ड करनी है, आप देखिए अब इस मंत्रिमंडल में आपको 50 से 60-65 के बीच के, जो पॉलिटिक्स में रिलेटिवली यंग एज मानी जाती है, आप ब्रजेश पाठक को देखिए, केशव मौर्य, योगी आदित्यनाथ तो अभी 50 के भी नहीं हुए हैं, है ना, मेरे ख्याल से 49 के लगभग हैं, हाँ 49-50 के लगभग हैं। तो आप ये देखिए, तो अभी इन लोगों के पास 10-10, 15-15 साल, 20-15 साल की कम से कम मिनिमम बहुत एक्टिव पॉलिटिक्स बची हुई है एकदम, है ना। तो आप योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, ये सब बहुत, नंद गोपाल नंदी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, और नीचे आते हैं आशीष पटेल, इनके सहयोगी दल में हैं। ये सब बहुत ही यंग ब्रिगेड है, असीम अरुण, ये सब बहुत यंग ब्रिगेड है, दे आर इन देयर अर्ली 50s या उससे भी नीचे के। नहीं, देखिए ये बात सही है कि बीजेपी ने एक नई जनरेशन, जो युवा लोग हैं उनको तैयार करना शुरू कर दिया है। मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री बिल्कुल चाहते हैं कि यंग फेस आए, उनको जिम्मेदारी दी जाए और वो अच्छे से अपनी भूमिकाओं को निभाएं। आप जब कैबिनेट रिशफल हुआ था पिछला, अभी मोदी सरकार में, तो उसके बाद जो औसत एवरेज आई थी कैबिनेट की, वो आई थी 57 वर्ष। तो अगर आप इस पूरी कैबिनेट की औसत आयु निकालेंगे सौरभ जी, तो मुझे लगता है वो 55 वर्ष की रहेगी या उससे कम होगी। तो युवाओं को खड़ा करना पीढ़ी का अंदर, ये बीजेपी का काम है। आप अगर पिछले कई दशकों में देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी ने इस काम को बखूबी निभाया। बिल्कुल। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली कि पहली और दूसरी पीढ़ी उन्होंने तैयार की थी, तीसरी, चौथी और पांचवी पीढ़ी अब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार कर रहे हैं कि भविष्य के जो नेता है उनको अभी से जिम्मेदारी दी जाए, उनको संगठन, सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी है। कहीं भी अगर उनको जिम्मेदारी दी जाए तो वो परफॉर्म करे, डिलीवरी करे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि जो डिलीवरी करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसको कोई नहीं हो सकता है। तो परफॉर्मेंस करने वाले लोग जो है उनके लिए जगह है और नॉन परफॉर्मिंग लोग के लिए नहीं होगी। तो इसीलिए युवाओं को ज्यादा मौका जो है इस सरकार में भी दिया गया। आप उत्तराखंड में भी देखेंगे तो ज्यादातर युवा चेहरे मंत्री बनाए गए। आप अगर मणिपुर में देखेंगे वही आपको वहां दिखेगा। आप गोवा में भी मेरे ख्याल से कुछ, अगर बहुत ज्यादा चेंजेस की वहां संभावनाएं नहीं है, लेकिन जो चेहरे आपको देखने को मिलेंगे मंत्रिमंडल में या बड़ी पोस्टों पे, वो यही होने वाले। और मैं आपको एक और जानकारी दूंगा, चलते चलते शायद मेरा अंतिम सवाल होगा आपसे। तो अब जो प्रदेश अध्यक्षों की जो बारी आ रही है वो 55 वर्ष से कम होगी। चलिए, बढ़िया, कहीं का भी हो। हाँ। आप औसत आज के बाद कभी भी देखिएगा तो सच में वो 55 वर्ष से कम आयु के लोगों को ही संगठन वैसे भी रिलेटिवली युवा लोगों को ही देना चाहिए, क्योंकि उसमें भागदौड़ बहुत होती है, आपको दौरे बहुत करने होते हैं, या संघ की भाषा में कहें तो प्रवास बहुत करना होता है, जगह जगह जाके आपको रुकना बहुत होता है। हमने इस पूरी बातचीत में आपको योगी मंत्रिपरिषद के अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बताने की कोशिश की। अब आपकी बारी है, कमेंट बॉक्स में बताइए जो नाम हटे या जो नाम जुड़े उनके पीछे क्या वजह रही। अभी देखिए, मुझे बोलते बोलते ध्यान आ रहा है, हिमांशु जिक्र कर रहे थे कि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, नीलिमा कटियार, अर्चना पांडे, अनुपमा जायसवाल, ये 3 चर्चित महिला मंत्री थे। इनका नाम नीलकंठ तिवारी को हटाया गया, बड़ी मुश्किल से उनकी चुनावी नैया पार लगी। सपा के किशन दीक्षित ने तगड़ी फाइट दी, प्रधानमंत्री को खुद कहीं वो चाय पी रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, लोगों को लगा कि एक पर्सनल स्टेक लगाना पड़ा, तब जाके वो सीट निकली। तो इस तरह के जो भी लोग हैं, गोपाल जी टंडन, लालजी टंडन के बेटे हैं, उनका जिक्र हुआ। और इसमें देखिए सिद्धार्थ नाथ सिंह का जिक्र हुआ। ऐसे कई मंत्रियों की बात कही जा रही है कि जिनकी बारी नहीं। राम नरेश अग्निहोत्री एक बड़ी सूची है जिसको इस बार नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि परफॉर्मेंस एक इंडिकेटर रहा। तो अब हमारी बातचीत इस सत्र की यहाँ पर ख़त्म होती है। आपकी बारी है, आप बताइए कि क्या रहा। और अगले सत्र में हम बात करेंगे नेता नगरी में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में। हम जानेंगे कि अरविंद केजरीवाल संसद में जो बातें कह रहे हैं उस मजमून को कैसे पढ़ा जाए,
और जिस तरह से वो अब एक गैप के बाद नरेंद्र मोदी से हेड ऑन कोलिजन की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य की आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या है और राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने जिन लोगों को चुना और राज्यसभा का सांसद बनाया उसके पीछे क्या रणनीति है। तो बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स की, अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल मूव्स की। नतीजे आने के बाद से काफी पानी बह चुका है इंद्रप्रस्थ से होकर गुजरने वाली यमुना में। पंजाब में सत्तानशी हुए, उसके बाद ऐलान आया कि सरकारी दफ्तरों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगेगी। कांग्रेस ने आलोचना की गांधी जी क्यों नहीं, तो केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में पलटवार आया और इसमें उन्होंने गांधी जी से तात्पर्य अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से इंदिरा, राजीव, सोनिया इत्यादि लगा लिया और बीजेपी को निशाने पर साधते हुए बात हेडगेवार और सावरकर तक ले गए। तो क्या है इस समय अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स, क्या रणनीति है? वो कश्मीर फाइल्स को लेकर भी नरेंद्र मोदी सरकार पर और खुद प्रधानमंत्री पर निशाना साधते नजर आए। कहा कि 7 बरस तक दिखाने को कुछ नहीं है, तो विवेक अग्निहोत्री के पैरों में जाकर गिर गए। ये आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है। एमसीडी को लेकर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, यूनिफाई कर दिया गया है तीनों एमसीडीज को लेकर। उसको लेकर कैबिनेट में बिल आ चुका है, पास हो चुका है और अब वो सदन के पटल पर है, तो इसको लेकर भी अदावत है। राज्यसभा की 5 सीटें, उसमें से 1 सीट क्रिकेटर को दी गई, 1 सीट राघव चड्ढा दिल्ली के विधायक जी उनको दी गई, 2 सीटें उद्योगपति को दी गई और 1 और कार्यकर्ता को। तो इस तरह से वो वितरण हुआ, 1 दिल्ली के प्रोफेसर, 1 क्रिकेटर, 2 कारोबारी और 1 दिल्ली के नेता। तो इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मूव है, क्या नुक्ताचीनी हो रही है और क्या नेतार्थ देखे जा रहे हैं, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। नेता नगरी के इस सत्र में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 2 मेहमान। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। थैंक यू वेरी मच सौरभ भाई, थैंक यू। और दूसरे मेहमान हमारे साथ हैं कुणाल, जो इंडिया टुडे ग्रुप के लिए लगातार दिल्ली सरकार को और उसी क्रम में आम आदमी पार्टी को कवर कर रहे हैं। कुणाल, मेरे ख्याल से ये नेता नगरी में आपका डेब्यू है, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूं। अच्छा, इससे पहले भी एक बार आ चुके हैं। आई स्टैंड करेक्टेड। किसान आंदोलन का वक्त था, किसान आंदोलन के दौरान, जी बिल्कुल, नाउ आई रिमेंबर, आप उस समय रिपोर्टिंग कर रहे थे। कुणाल, आपसे ही शुरुआत करते हैं। विधानसभा के सेशन को, पटल को चुना गया पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में अरविंद केजरीवाल की जो स्पीचेस हो रही हैं, जो बीते दिन स्पीच हुई, जो आज बोल रहे हैं, उसकी किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं, किन बिंदुओं पर अरविंद केजरीवाल ने खास जोर दिया और आप एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर उनके क्या मायने निकाल रहे हैं? प्लीज स्टार्ट। एक तो हमें सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ये भाषण दे रहे थे विधानसभा के अंदर, तो किस समय पे क्या मौका था, क्यों वो भाषण देना उन्होंने शुरू किया। तो ये उपराज्यपाल की स्पीच थी और धन्यवाद प्रस्ताव था, धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। और इसीलिए आमतौर पर एलजी का जब अभिभाषण होता है, उपराज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो उसमें एक परंपरा रही है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल स्पीच नहीं दी जाती है, बल्कि जो सरकार के कामकाज हैं वो गिनाए जाते हैं, उस पर तवज्जो रहती है। जो भी मुख्यमंत्री रहता है वो जवाब देते हुए अपनी बात कहता है। लेकिन इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने जो मौका चुना वो इसको पॉलिटिकल, एक तरीके से पूरी तरह पॉलिटिकल स्पीच था। इसमें आप अगर ढूंढेंगे कि सरकार के कामकाज पर किस बात हो रही हो, तो ऐसा नहीं हुआ। मुख्य तौर पर 3 बिंदुओं को उन्होंने छुआ, जिसमें एक एमसीडी इलेक्शन का मुद्दा था, दूसरा कश्मीर फाइल था और तीसरा जो आपने कहा कि तस्वीरों को लेकर के जो पूरी एक कंट्रोवर्सी है कि भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों नहीं गांधी जी की फोटो लगाई जाए या बाकी तमाम चीजें। तो इन चीजों को छुआ, जिसका सरकार से एक तरीके से लेना देना बहुत ज्यादा है नहीं। अब क्या है, क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में? नहीं है, लेकिन उनके पास जो मंच है वो एक तरीके से खुला मंच जो है वो उनको विधानसभा में मिलता है, जहां उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। विपक्ष जितना है भी उतना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, तो ऐसे में उनको एक तरीके से खुला मंच मिलता है और उन्होंने इसी बहाने एक तरीके से नेशनल ऑडियंस को साधने की कोशिश की। और जो अलग अलग राज्यों में उनकी चुनावी तैयारी है, चाहे वो गुजरात में है, हिमाचल में है, जो इस साल के आखिर में इन दोनों चुनाव बने, और आगे की जो चुनावी तैयारी है उसको लेकर के, तो ये एक तरीके से सुनियोजित ये पूरा आंसर था। और इसको लेकर के जो आपने पूछा कि राजनीतिक गलियारों में कैसी चर्चा है,
तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के विवाद उठना ही था, होना ही था। जो बीजेपी कह रही है कि कश्मीरियों का मजाक उड़ाया है और कश्मीरी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है, तो वो सब कुछ एक्सपेक्टेड लाइन पर है। लेकिन क्या इससे जो हासिल करना चाहते थे अरविंद केजरीवाल वो हासिल हुआ? निश्चित तौर पर हुआ। वो काफी चर्चा हो रही है, हम भी चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हासिल भी उन्होंने किया है। लेकिन जो मैंने बताया कि क्या कंटेक्स्ट था, क्यों ये करना पड़ा, और आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने सदन के पटल पर इस तरीके का एक भाषण दिया जिसकी सब जगह चर्चा होती है। राजदीप सरदेसाई जी, क्या देखते हैं आप इस भाषण के निहितार्थ? हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस स्पीच? सौरभ भाई देखिए, जैसे कुणाल ने कहा, मुझे भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं अब सोच लिया है कि मैं अब एक ट्रूली नेशनल नेता, मैं दिल्ली का केवल मुख्यमंत्री नहीं हूं। पंजाब की जीत के बाद उनको लगता है अब मैं नेशनल विकल्प कैसे बन सकता हूं, इस दिशा में मुझे जाना है। इसलिए भाषण हो या कोई भी उनकी अब मूव्स हो, एक उनका लक्ष्य रहेगा कि मेरी एक राष्ट्रीय छवि बन जाए। और इस भाषण में उसी तरह से मैं देखता हूं, क्योंकि आप देखिए एक कोशिश 2014 में भी की थी, जीत के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती दी थी तब, लेकिन आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल को ज्यादा यश नहीं मिला, क्योंकि वो उसी समय राजनीति में आए थे। अब लगभग 10 साल हो रहे हैं उनको राजनीति में, और पंजाब के जीत के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लगता है, खास करके कि विपक्ष में एक स्पेस है, कांग्रेस कमजोर हो रही है, उस स्पेस में मैं किस तरह से आगे धीरे धीरे बढ़ सकता हूं। पहले वो बड़े जल्दबाजी में थे, अब वो जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप जानिए वो गुजरात जा रहे हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में बड़ा कार्यक्रम उनका गुजरात में होगा, एक तरह से लॉन्च होगा उनका गुजरात का कैंपेन। मेरी जानकारी के मुताबिक वो हिमाचल प्रदेश बहुत जोर से लड़ने वाले हैं और पूरी ताकत झोंकने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में भी। तो एक ऐसा ये जो 7-8 महीने हैं उसमें आप देखेंगे सौरभ, लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी पहचान एक तरह से एक नेशनल ऑल्टरनेटिव की तरह, और उसमें एक बड़ी बात देखिए, उनको लगता है कि आज जो स्पेस है, मैं ना बीजेपी के, मैं राष्ट्रवादी हूं लेकिन मैं सांप्रदायिक नहीं हूं, मैं सामाजिक न्याय में विश्वास रखता हूं लेकिन मैं वामपंथियों से जुड़ा नहीं हूं। यानी एक अगला, एक थर्ड वे, एक तीसरी राह मैं ढूंढ रहा हूं। ना ही मैं कांग्रेस और लेफ्ट से जुड़ा हुआ हूं, ना मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूं। और इसी वजह से भगत सिंह हो, अंबेडकर, क्योंकि भगत सिंह यानी राष्ट्रवाद और अंबेडकर यानी सामाजिक न्याय, ये जो दो उन्होंने बिंदु उठा के रखे हैं, उसको किस तरह से मैं आगे लेकर जा सकता हूं, ताकि मैं किसी एक कैंप में नहीं हूं, मैं बीजेपी कैंप में नहीं हूं, ना ही मैं बीजेपी के टीम बी में हूं, ना ही मैं बाकी विपक्षी नेताओं के जैसा हूं जो केवल एंटी मोदी पॉलिटिक्स करते हैं। तो इनकी बड़ी सोची समझी रणनीति है कि एक थर्ड वे, एक तीसरी शक्ति बनकर जो लोग कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति से उब गए हैं उनको मेरी तरफ कैसे कर सकता हूं। दैट इज वो उनका, मुझे लगता है, लक्ष्य है, उनका अब एजेंडा रहेगा, खास करके गुजरात के चुनाव तक जो नवंबर-दिसंबर में होने वाले हैं। राजदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और कुणाल आप भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं, कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें उन पे जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल हैं वो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि साहब ये भी मेजॉरिटेरियन व्यू को कंफर्म करते हैं, कंफर्मिस्ट पॉलिटिक्स है ना। और पर बीजेपी और उसके समर्थक अब इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं, जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर कहा या प्रधानमंत्री को लेकर कहा, कि इन्होंने बहुसंख्यकों की भावनाओं की आलोचना की। और कई लोगों ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल पब्लिक मूड पढ़ने में चूक गए हैं मेजॉरिटी का, वरना वो कश्मीर फाइल्स फिल्म की आलोचना नहीं करते या उसको लेके इस तरह की बात नहीं कहते। हाउ डू यू लुक एट इट, राजदीप? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भाषा का प्रयोग उन्होंने किया उससे कहीं एंटी हिंदू सेंटिमेंट नहीं? अरविंद केजरीवाल बड़े सोच बूझ कर काम करते हैं इन मामलों पर। मुझे नहीं लगता, उन्होंने फिल्म की आलोचना की है, उन्होंने कहा है कश्मीरी पंडितों को न्याय देना चाहिए। अगर आप पूरा भाषण उनका पढ़े, और मुझे लगता है उसी दिशा में जाएंगे। उनका कहना है कि 32 सालों से बीजेपी रही है सरकार में, श्रीनगर में, दिल्ली में, आपने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? अब आप पिक्चर को एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि आप कश्मीरी पंडितों की असली जो चीज थी, जो न्याय उनको चाहिए था, वो नहीं दे पाए।
तो मैं उसे एंटी हिंदू नहीं समझता। हालांकि बीजेपी जरूर कोशिश करेगी कि ये दिखाने की अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के खिलाफ है, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है, केजरीवाल जी इस मामले में बड़े सूझबूझ की राजनीति करते हैं कि वो किसी भी तरह से अपने आप को एंटी हिंदू नहीं दिखाना चाहते। आपको याद होगा सौरभ, जब दिल्ली के दंगे हुए थे तब उनको आलोचना कहां से हुई थी? वामपंथियों से हुई थी, सो कॉल्ड सेक्युलर से हुई थी कि केजरीवाल थे कहां। शाहीन बाग का जब एजिटेशन हुआ तब भी ये उन पर ये क्रिटिसिज्म हुई थी कि कहां है अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने तय किया है, मैं ना माइनॉरिटीज्म की तरफ चलूंगा ना मेजॉरिटेरियनिज्म की तरफ, मुझे ये बीच का रास्ता ढूंढना है। अगर अब मुझे उनकी जानकारी अगर सही है तो मुझे लगता है वो कल क्या कहेंगे कि मैं कश्मीरी पंडितों के लिए स्कूल्स में उनके लिए अस्पतालों में लिए स्पेशल कुछ फैसिलिटीज दूंगा। तो वो उस दिशा में जा रहे हैं, वो नैरेटिव बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बीजेपी के ट्रैप में ना पड़ूं, ना ही मैं सेक्युलर कैंप के ट्रैप में पड़ूं। उसमें कितनी उनको सफलता मिलती है, क्या बीजेपी का जो ये बीजेपी की जो आलोचना है कि केजरीवाल जी ने कश्मीर पंडितों को नजरअंदाज किया है, कश्मीर फाइल्स पिक्चर पर एंटरटेनमेंट टैक्स वेव नहीं किया है, सवाल उठाए, ये बात अपनी जगह है, लेकिन उनकी रणनीति में साफ नजर आती है कि मैं ना एंटी हिंदू ना माइनॉरिटीज्म, दैट इज हिज पॉलिटिक्स। कुणाल, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा राजदीप ने जिक्र किया, हम सब जानते भी हैं कि अब आम आदमी पार्टी के रडार पर दो बड़े राज्य हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, और दो बड़े राजनीतिक लक्ष्य भी हैं। पहला राजनीतिक लक्ष्य है एक नेशनल पार्टी का दर्जा पाना, जिसके लिए जरूरी है कि कोई भी पार्टी कम से कम 4 राज्यों में, मतलब कई तरह के इंडिकेटर्स हैं, कई तरह के क्वालिफिकेशन हैं, पर जो आम आदमी पार्टी की जद में है, रीच में है, वो ये है कि आप कम से कम 4 राज्यों में 6% से ज़्यादा वोट और 2 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेकर आए। गोवा में उनके 6% से ज़्यादा वोट और 2 विधायक हैं। पंजाब में तो प्रचंड जनादेश के साथ सरकार है, दिल्ली में भी ऐसा ही है। तो अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए यदि वो इन 2 राज्यों में से किसी एक में भी 6% से ज़्यादा वोट और 2 विधायक ले आते हैं, तो उनका एक जो फौरी राजनीतिक लक्ष्य है, देश की चुनिंदा राजनीतिक पार्टियों में, नेशनल पार्टीज में शुमार होना, वो पूरा हो जाएगा। और दूसरा उनका लक्ष्य है कि खुद को बीजेपी के सामने एक प्रिंसिपल अपोजिशन के तौर पर पेश करना, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो एक एक करके ऐसे स्टेट्स में दाखिल हों जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की एक लंबे समय से लड़ाई चल रही है। पिछले दिनों कांग्रेस के एक कद्दावर नेता ने, जो CWC के मेंबर भी हैं, मुझसे कहा बातचीत में कि तमाम हार के बावजूद 2019 तक हम निश्चिंत रहा करते थे कि लड़ाई तो हमसे ही है, लेकिन अब वो मंजर बदल रहा है। गुजरात में भाजपा कांग्रेस चलता रहा, हालांकि 1998 से लगातार वहां पर भाजपा सत्तारूढ़ है, और हिमाचल प्रदेश में अब तक 5 साल में सरकार बदलने का चलन चलता आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खेमे में इन राज्यों को लेकर क्या रणनीति चल रही है, क्या कुछ नाम है जिनको जीरो इन किया गया है, और जो सबसे बड़ी बात है जो आम आदमी पार्टी के लिए कि पहली बार में वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाते। दिल्ली में भी लड़े, 28 पर रहे, पर 15 में अभूतपूर्व जनादेश आया। पंजाब में दूसरे प्रयास में सफल हुए। तो क्या ये पहला प्रयास अपोजिशन की स्पेस घेरने का प्रयास होगा या सीधे दस्तक होगी? क्या वो अपनी पावर को डिवाइड करेंगे हिमाचल और गुजरात के बीच में, क्योंकि दोनों के चुनाव कमोबेश एक साथ होते हैं, अक्टूबर में हिमाचल का और फिर नवंबर में गुजरात का। फेसेस क्या होंगे, रणनीति क्या होगी, और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किस तरह की तैयारियां चल रही? कुणाल, देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सारे प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। आपको पता है पहले से ही जो कई सारे विधायक हैं वो गुजरात में हैं, और जो सूरत नगर निगम का चुनाव भी हुआ था वहां पर उनको अच्छी खासी सफलता भी मिली थी। उसके हिसाब से उनको लगता है कि हम गुजरात पे एक अच्छी पकड़ भी हो गई है, कई सारे वहां पर लोकल लीडर्स को भी उन्होंने अपने साथ शामिल करवाया है। तो एक उनका एक पैटर्न है, और जो राजदीप सर भी कह रहे थे कि अप्रैल में एक बड़ी रैली करने की तैयारी है, और वहां पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे और वहां पर उनकी एक पूरी चुनावी जो कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल बतौर नेता नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी का पैटर्न ये है कि एक जो पहले कभी कांग्रेस करती थी कि इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी रहती थी, उसी तरीके से अभी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी है, और
आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घूमती है। यानी आप किसी भी राज्य में जाएंगे, अरविंद केजरीवाल का चेहरा ही होगा, वो चाहे पंजाब को लें, दिल्ली को लें, गुजरात जाए या आप हिमाचल चले जाए। तो उसमें अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि उनका रोल क्या है। बाकी जो लोग जमीनी तौर पर काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर काम करते हैं, वो तो है, लेकिन उन्हें पता है कि वो जितने मजबूती के साथ अपना ब्रांड केजरीवाल रखेंगे और उसको जिस तरीके से वहां पर लोगों के मन मस्तिष्क में बैठा पाएंगे, उस हिसाब से उनको कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, इसीलिए जो राजदीप सर कह रहे थे कि ना ओवर्टली वो लेफ्ट की तरफ दिखना चाहते हैं, ना ही राइट की तरफ दिखना चाहते हैं। एक सेंटर पाथ है जो कि कभी कांग्रेस ट्रेड करती थी, उसी के रास्ते पे चलना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ा टाइट रोप वॉक है आज की तारीख में, जो बहुत हाईली पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर है, और गुजरात जैसा स्टेट जहां पर हिंदुत्व तो बहुत बड़ा एजेंडा होता है, ऐसे में कितना वो टाइट रोप वॉक करेंगे, ये एक बड़ी मुश्किल चुनौती उनके सामने होगी। इसके साथ साथ जो आपने कहा कि पहली चुनौती है उनको राष्ट्रीय पार्टी बनने की, वो एक बड़ी चुनौती है, लेकिन 3 राज्यों में उन्होंने अपनी स्थिति इस हिसाब से कर ली है। एक राज्य उनको और चाहिए, तो अब गुजरात, हिमाचल में कहां पर उनका ज्यादा फोकस होगा, ये उनको तय करना है। लेकिन अभी 2 चीजें चलेंगी। एक तो कि गुजरात में उन्होंने संगठन पहले बनाया, पहले चुनावी राजनीति की शुरुआत की, लेकिन हिमाचल जो है वो पंजाब से नजदीक, यानी पंजाब में जहां प्रचंड बहुमत मिला है उससे नजदीक है, और उससे राजनीति प्रभावित होती है, और वहां पर ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार अभी मौजूद है और कांग्रेस उतना अच्छा कर नहीं रही है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि उनको हिमाचल की तरफ भी ले जाती है। तो अब ये रोचक रहेगा देखना कि किसमें वो ज्यादा ताकत लगाते हैं, कहां ज्यादा वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को लेकर के जाते हैं। इसमें एक लास्ट बात मैं कहूंगा कि पंजाब का जो एक्सपेरिमेंट है गवर्नेंस का, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। अभी तक तो दिल्ली की जो स्थिति है ना, दिल्ली में पैसा बहुत है, उनके पास रेवेन्यू का संकट नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनकी जितनी भी स्कीम्स थी उसके लिए उनको फंडिंग का इशू नहीं आया। लेकिन गुजरात, माफ कीजिएगा, पंजाब में कल ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करके गए हैं भगवंत मान, 1 लाख करोड़ रुपए की डिमांड की, कई सारे फ्रीबीज चाहिए। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। पंजाब में कैसे डिलीवर करते हैं, उससे जो पूरा जो नेशनल एक गेम है वो देखना मिलेगा कि कैसा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सरकार चलाती है, और गवर्नेंस में कैसे। जी, क्या वो पंजाब मॉडल को एक पॉलिटिकली वायबल और पॉलिटिकली जिस चीज़ को वो कैंपेन कर सकें, ऐसा मॉडल बनाने में सक्षम है कि नहीं? आखिरी में मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जब जब आम आदमी पार्टी राज्यसभा में सांसद भेजती है, खबर बनती है। दिल्ली में भेजा, खूब खबर बनी, आशुतोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दी, राजदीप जी के पुराने मित्र कुमार विश्वास भी खफा होके चले गए, सुनील गुप्ता और नारायण गुप्ता का लोगों ने पहली दफ़ा नाम सुना, और पुराने जो नेता हैं उनमें सिर्फ संजय सिंह का नाम सामने आया। और उसके बाद से ही कयास लग रहे थे कि अच्छा, पंजाब में इतने बड़े जनादेश के साथ आए हैं तो वो 5 नाम कौन से होंगे। उन 5 नामों में अशोक मित्तल और संजीव अरोड़ा के खाते में लिख दिया गया। बिजनेसमैन है, उसमें भी अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, एक चर्चित प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उससे जुड़े हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं। हरभजन सिंह, इनका नाम भी चुनाव के पहले भी जिक्र आ रहा था, वो आए। राघव चड्ढा विधायक हैं, दिल्ली से प्रभारी थे, उनका नाम आया। और जो IIT के प्रोफेसर साहब हैं संदीप पाठक, उनका नाम आया। इन नामों के चुनाव के पीछे क्या वजहें बताई जा रही हैं? कुणाल, आई विल स्टार्ट विद यू, देन विल मूव टू राजदीप। देखिए, नाम का चुनाव जो है, जैसे एक मोदी जी सरप्राइज करते हैं, उसी तरीके से केजरीवाल भी सरप्राइज करते हैं जी। उनके पास भी एक सरप्राइज फैक्टर है, और कम से कम राज्यसभा सीटों के लिए तो ऐसा दिखता ही है। कहीं ना कहीं एक पार्टी में उनको लगता है कि जो लोग उनके साथ पीछे से, यानी पार्टी चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत जरूर होती है, तो ये एक आमतौर पर चर्चा है कि जो लोग फंड करते हैं उनको खुश रखना भी चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये एक तरीके से जो आम चर्चा है, इसके बारे में कोई खुल करके नहीं कहता है, लेकिन ये साफ तौर पर दिखता है कि लोगों का ये कहना है कि बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो कम से कम इसीलिए तरजीह पा जाते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा उनको राजनीतिक लोगों की जरूरत नहीं है राज्यसभा में, और इस तरीके से वो उन लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं जो उनके पास पैसा है, या जिस तरीके से वो चुनावों की फंडिंग कर सकते हैं, तो उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है। तो ये एक तरीके से उसमें अगर राघव चड्ढा का नाम छोड़ दें तो बाकी एक संदीप पाठक हैं जो कि चुनाव प्रभारी बनाए गए थे पंजाब में, बाकी कम से कम 3 लोग तो राजनीति से कम जुड़े हुए हैं। हरभजन सिंह को आप एक तरीके से दूसरी तरह की जी,
एक ऑप्टिक्स है, बिल्कुल ऑप्टिक्स है, तो वो वहां मान सकते हैं। लेकिन बाकी दो लोगों के नाम पर तो यही पेच फंसा हुआ है कि कहां से आ गए, कैसे आ गए, ये पता नहीं चला। और खासतौर पे जब आप शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं कि दिल्ली में आपने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था दी है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में लोग छोड़ करके आ रहे हैं, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे एक शिक्षण संस्थान के मुखिया को राज्यसभा भेजना, ये सारी चीजें सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन उन सवालों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे मोदी सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी वन मैन आर्मी है, जो हमने फैसला ले लिया और सही है, बाकी देखा जाए। अच्छा, राजदीप जी क्या कहेंगे? आलोचना हो रही है, कैसी गवर्नमेंट और कैसी पॉलिटिक्स का प्रॉमिस करके आए थे पंजाब में, और राज्यसभा की सूची आते ही लोगों ने कहा कि पोल खुल गई। देखिए सौरभ, जो 5 राज्यसभा के उनके सदस्य हैं, उसमें आप हरभजन सिंह को सेलिब्रिटी कैटेगरी में लीजिए, और हर पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई सेलिब्रिटी हो। बीजेपी ने अपने जमाने में एक्टर्स वगैरह को भी दिया है, उसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन को देके जो पंजाब का पुत्र है, और मैंने सुना है कि भगवंत मान एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खड़ा करना चाहते हैं जलंधर में, और वहां हरभजन सिंह उस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये हो गए एक पंजाब का चेहरा। फिर आप देखिए राघव चड्ढा, जो पंजाब के उस पूरे अरविंद केजरीवाल के पूरे स्ट्रेटेजी प्रोग्राम में शामिल थे। संदीप पाठक बहुत इंटरेस्टिंग है। राजदीप जी, संदीप पाठक पर आएंगे। इज ही गोइंग टू बी सुपर सीएम? इज ही गोइंग टू बी अरविंद केजरीवाल मैन इन पंजाब टू रन? नहीं, मुझे नहीं लगता है राघव चड्ढा सुपर सीएम बनेंगे, नहीं। लेकिन राघव चड्ढा जरूर अरविंद केजरीवाल के पंजाब में एक खास व्यक्ति रहेंगे। आप उसे सुपर सीएम कहना इस समय मुझे लगता है गलत होगा। देखिए, भगवंत मान को आप मत समझिए कि वो कोई कठपुतली है। जितना मैंने भगवंत मान को देखा है, डोंट अंडर एस्टिमेट भगवंत मान, कि वो किसी और के इशारे पे हमेशा चलेंगे। और ये आगे देखकर इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भगवंत मान अपनी एक पहचान कैसे बनाते हैं पंजाब में। आई डोंट थिंक राघव इज अ सुपर सीएम, बट संदीप पाठक इज एन इंपॉर्टेंट फिगर। वो अब गुजरात जा रहे हैं, उनको कहा गया है गुजरात की पूरी रणनीति, स्ट्रैटेजी बनाए, डेटा वगैरह। ही इज लाइक अ प्रशांत किशोर इन अ वे ऑफ अरविंद केजरीवाल नाउ। उसी तरह की रणनीति, बट मोर अकॉर्डिंग टू केजरीवाल्स पीपल, मोर सोफिस्टिकेटेड इन टर्म्स ऑफ हिज डेटा गैदरिंग। डेटा पर बहुत वो फोकस करते हैं। बाकी के दो आप ये मित्तल जी को लीजिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो मुझे कहा गया है कि एलपीयू को कहा गया है कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खड़े करिए डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब के, you contribute financially to our programming. So that is one interesting aspect. Do you subscribe that argument, Mr. Sardesai? No, I don't think that argument has any weight. मुझे नहीं लगता उस आर्ग्यूमेंट में आप ज्यादा उसको महत्व दीजिए, क्योंकि ये तो केजरीवाल जी के लोगों का कहना है कि वो इस तरह के ये उनका एक रोल होगा कि एजुकेशन सेक्टर को किस तरह से पंजाब में आगे बढ़ाया जाए। देखिए, ऐसा है कि हर राज्यसभा चुनाव के टाइम पे आप देख रहे हैं एक ना दो ऐसे व्यक्ति आते हैं जो विवादास्पद होते हैं। जब केजरीवाल जी ने पहली बार भी दिल्ली में 2 व्यक्तियों को टिकटें दी थी, 3 उनको सीटें दी, उसमें एक संजय सिंह जो उनके खास थे। मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में सुनील गुप्ता, नारायण गुप्ता जी, उन पर सवाल उठे थे। अब उसी तरह से सवाल इस बार भी अरोड़ा जी पर उठेंगे जरूर। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आज की राजनीति में जबकि पैसे की इतनी सख्त जरूरत पड़ती है, क्या आपको लगता है कि बगैर पैसे की आप राजनीति कर सकते हैं? डू यू रियली थिंक दैट इज देयर? बाकी क्या पक्ष, जब शरद पवार जी ने या बाल ठाकरे ने मुझे लगता है राजकुमार धूत को भेजा था वीडियोकॉन परिवार से, एनसीपी ने कई ऐसे व्यक्तियों को दिया है जो उद्योग जगत से उनकी पहचान है, विजय माल्या बने थे, तब हम ये सवाल उठाएं कि नहीं? आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये दर्शाता है। टॉप ने तब भी ये सवाल उठाया था, मैं तो अपनी कह सकता हूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। और ये तो अलग राजनीति की प्रॉमिस करके आए हैं। हमारा काम सवाल उठाना है सर, हमारा काम। बिल्कुल, मैं देखिए सर मैं भी और हर पत्रकार सवाल जरूर उठाएगा कि 5 टिकटों में पंजाब से आपने 2 ऐसे व्यक्तियों को दिए हैं जो ना पार्टी से जुड़े हुए हैं, ना आप कह सकते हैं सरदार है। क्योंकि एक जरूर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सौरभ जी, कि पंजाब के चेहरे, अब मुझे कहा गया कि 3 महीने बाद पंजाब से और 2 सीटें मिलेंगी, वो पंजाबी चेहरे रहेंगे। तो ये 2 बातें हैं
एक उद्योगपतियों को जब आप देते हैं और जो लोकल हैं उनको नहीं देते हैं। तो केजरीवाल जी की रणनीति साफ है। 5 में से मैंने 3 ऐसे व्यक्तियों को दिए हैं जो पार्टी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, 2 ऐसे हैं जिनको पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक सेलिब्रिटी है और बाकी 2 में एक एजुकेशन सेक्टर से है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। अब आप सवाल उठाएंगे कि क्या उन पांचों व्यक्तियों को पार्टी के व्यक्ति होने चाहिए? आप आज मुझे बताइए, राज्यसभा की आप तस्वीर पिछले 20 सालों से देख रहे हैं सौरभ, तस्वीर बदल रही है। who goes to राज्यसभा, how does it benefit a party? ये सवाल उठता है ना। आप राज्यसभा की क्राइटेरिया क्या रहती है पार्टी में? क्या आप अपने लॉयलिस्ट को रिवॉर्ड करते हैं या एक ऐसे लोगों को देते हैं जिससे आपको लगता है या तो उनमें धन की ताकत है या कहीं मन बुद्धि की ताकत है? These are the do you give intellectuals? Do you give industrialists? This is a larger question. पर ये केजरीवाल तक हम सीमित नहीं कर सकते। हर पार्टी को ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग समवन अ राज्यसभा एमपी? ये मुझे लगता है लिमिटेशन दिखाता है आम आदमी पार्टी की, बट लेट अस नॉट सजेस्ट दैट दे आर द ओनली पार्टी डूइंग इट। Nobody is suggesting that in this particular session we were talking about their politics, इसलिए ये क्वेश्चन रेज हुआ है राजदीप जी। अब इस सेशन को यहीं पर रोकते हैं। ये दिलचस्प है, अरविंद केजरीवाल बहुत कॉशियसली नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर सीधे हमले से बचते थे। कभी कहते थे ये प्रधानमंत्री का तो चुनाव नहीं है जी, मुख्यमंत्री का चुनाव है, क्या दिल्ली में मोदी जी लड़ रहे हैं, कभी कुछ और बात करते थे क्योंकि उन्हें अब तक ये पॉलिटिकली वायबल लग रहा था। लेकिन अब जब उन्हें गुजरात में नरेंद्र मोदी के ब्रांड से भाजपा से 2-2 हाथ करने हैं, अमित शाह से 2-2 हाथ करने हैं और हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को चैलेंज करना है, तो उनके पास विकल्प नहीं है। एंड इफ ही वांट्स टू प्रेजेंट हिज पार्टी एज अ नेशनल अल्टरनेटिव, तो फिर उन्हें नरेंद्र मोदी के सामने खुलकर आना ही होगा। कुणाल ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं। कुणाल ने कहा था कि जैसे इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस बुनी गई थी, जैसे नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द पूरी भाजपा बुनी गई है, वैसे ही अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द। मुझे अपनी सीमित समझ में ये लगता है कि ये आगे चल के देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल को कैसे बिल्ड करता है, क्योंकि हमने ये देखा कि जब इंदिरा गांधी ने पार्टी, संगठन और सरकार दोनों को अपने कब्जे में रखा तो इमीडिएटली तो उनको बेनिफिट मिला, पर लॉन्गर रन में पार्टी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से धाराशायी हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी हमने देखा कि जब सब कद्दावर नेता सरकार में चले गए तो संगठन नहीं पनप पाया। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त सिपह सालार अमित शाह को संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में लगाया। तो नरेंद्र मोदी के पास या बीजेपी के पास एक ये एज है कि उनकी पार्टी मशीनरी बहुत मजबूत है। जो बात गोवा के और उत्तराखंड के नतीजों में कही भी गई कि वहाँ सीएम फेस उतना पॉपुलर नहीं था यूपी के कंपैरिजन में, लेकिन पार्टी संगठन इतना मजबूत था, मशीनरी इतनी मजबूत थी, प्लस मोदी की इमेज, तो उनके पास वो एक एज है और आरएसएस तो है। जी राजदीप जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? सी स्मॉल पॉइंट, देखिए 2 राज्य की बात हो रही है, हिमाचल और गुजरात। अगर आप ये सवाल 6 महीने पूछते कि आम आदमी पार्टी का कहां फोकस होगा, तो मैं कहता गुजरात। अब लगता है पंजाब की जीत के बाद उनको लगा है हिमाचल में उनको ज्यादा मौका है, क्योंकि उस राज्य में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हर 5 साल सरकार बदलती रही है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जैसे पंजाब में। लेकिन जो बात आपने कही कि संगठन, देखिए आज की राजनीति में क्या संगठन कितना महत्व रखता है। बीजेपी पर हम हमेशा मोदी जी की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के पीछे एक मोटा बड़ा आरएसएस का संगठन है। विदाउट आरएसएस बीजेपी वुड नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग। कांग्रेस सेवा दल बिल्कुल कमजोर हो गई है। आम आदमी पार्टी के सामने भी यही चुनौती है। कैन यू बी अ पार्टी फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल विदाउट अ वॉलंटियर बेस्ड फोर्स? जितना आप अपने वॉलंटियर को मजबूत नहीं करते, संगठन को नहीं मजबूत करते, आप आगे कैसे जाएंगे? पंजाब में भी आप देखेंगे पिछले 6 सालों में कई लोग आम आदमी पार्टी छोड़ भी गए थे। विधायक हो, काउंसिलर्स हो, इलेक्ट होके छोड़ते थे क्योंकि संगठन कमजोर था। अब आपके पास सत्ता आई है, लेकिन क्या सत्ता आने से संगठन मजबूत होता है? ये सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने है, क्योंकि गुजरात में भी कई लोग अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में फिर से चले गए हैं। तो जब तक आप संगठन नहीं मजबूत करेंगे, तब तक आप वाकई नेक्स्ट लेवल तक कैसे जाएंगे? आई थिंक दैट इज द चैलेंज फॉर अरविंद केजरीवाल कि आप केवल इंडिविजुअल सेंट्रिक पार्टी नहीं रह सकते, आपको एक संगठन बनाना पड़ेगा और वहां एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अब रहेगी।
कुणाल, एमसीडी एक्ट में जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि उनकी हसरतों में अभी ये बकाया है। वो 2013 से लगातार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन एमसीडी की सत्ता में अभी तक वो दाखिल नहीं हो पाए हैं। एमसीडी के बारे में कहें तो कहा जा सकता है कि दिल्ली दूर है, क्योंकि जो मौजूदा एक्ट जो आज टेबल किया गया है उसकी अगर हम उसको हम एक तरीके से डाइसेक्ट करें और उसके बारे में हम समझें तो साफ तौर पे कहा गया है कि 250 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती हैं एमपीडी में, यानी वार्ड नहीं हो सकते। अभी 272 है, यानी डीलिमिटेशन किया जाएगा। और डीलिमिटेशन को जहां तक मैं समझता हूँ, ऐतिहासिक तौर पर जो मैंने देखा है दिल्ली में, वो कम से कम 2 साल लगता है। तो अभी उतना टाल दिया गया है चुनाव। तो ये हसरत तो है और बहुत बड़ी हसरत है, क्योंकि एक तरीके से जब दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो केजरीवाल चाहते हैं कि एमसीडी भी उनके हाथ में आ जाए, तो वो एक बेहतर प्रोजेक्ट कर पाएंगे दिल्ली मॉडल को। और शायद 2024 की चुनाव को लेकर के ये एक इम्पोर्टेंट कड़ी होता, लेकिन वहां पर अभी फिलहाल मुश्किल लग रहा है चुनाव होना। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक एमसीडी के चुनाव हो, तो अभी चुनाव होने नहीं जा रहे हैं। जो पूरी रूपरेखा है इस बिल की, उसको जो जितना मैंने पढ़ा है, 16 पेज का बिल है, उसमें तमाम चीजें जो कही जा रही हैं, एक अधिकारी जब तक ये एमसीडी इस तरीके की स्थिति में रहेगा, स्थगित रहेगा, तब तक उसको एक अधिकारी रूल करेगा। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर एक अड़ंगा लगाया है बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने, और अभी मुश्किल है कि वो जो सपना है कि एमसीडी पर भी वो काबिज होते और दिल्ली को एक बड़ा मॉडल स्टेट बना करके लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते, उसमें अभी थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलिए यहीं पर ये बातचीत रोकते हैं। कुणाल और राजदीप सरदेसाई, आप दोनों ने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी में राजनीतिक चर्चा का दौर यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको एक अंदर की खबर देता हूं। इस बार नेता नगरी में 3 सेशन होने वाले थे, तीसरा सेशन होने वाला था। हमें लगा कि हम विदेश की राजनीति का भी एक हिस्सा लें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर चर्चा करें, पर हमें जो विद्वान मिल रहे थे, जिनसे हम बात करना जरूरी समझ रहे थे, वो टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। तो हमें लगा कि हम दुनियादारी में उस प्रकरण को शुरू कर सकते हैं। तो नेता नगरी का जो राजनीतिक चर्चाओं का सेगमेंट है वो यहाँ पर अब खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। देखो, हमको फुर्सत बहुत दिनों से नहीं मिली है, थोड़ी मिली थी तो वो हमने होली में खर्च कर दी, पर इस बार मेरे पास सलाह खूब है। कुछ किताबें हैं जिनका जिक्र करूंगा और एक फिल्म का जिक्र करूंगा। सबसे पहले किताबों की बात करता हूं, पर किताबों से भी पहले एक पत्रिका की बात करना चाहता हूं। पत्रिका जिसका मैं संपादक हूं, इंडिया टुडे हिंदी। इंडिया टुडे हिंदी का ये मेरे हाथ में पिछला अंक है। इस अंक में हमने लालसा और लापरवाही शीर्षक के तहत विस्तार से बात की है कि इस देश की अलग अलग सरकारें, राज्य की और केंद्र की, क्यों सरकारी भर्तियों को ठीक से नहीं कर पा रही हैं, कहां अक्षम साबित हो रही हैं, और इस देश के युवाओं में आज भी सरकारी नौकरी को लेकर इतना क्रेज क्यों है। विस्तार से अलग अलग केसेस लेके। तो अगर आपके इर्द गिर्द के स्टैंड से आपने अब तक ये मैगजीन पिक नहीं की है तो ज़रूर करिए। ये तो पिछले हफ्ते का अंक है। इस हफ्ते का अंक भी आ गया है, जिसमें हमारी कवर स्टोरी कश्मीर के ऊपर है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हादसा हुआ, उनकी हत्याएं हुई, उनका पलायन हुआ, उसकी हकीकत क्या है। हमने बहुत सारे विक्टिम्स से, बहुत सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स, सब पर नजर डाली। आपको तमाम नायाब तस्वीरें दिखेंगी, विस्तार से आख्यान दिखेगा। तो आप फटाफट जाइए और अपनी इंडिया टुडे की लेटेस्ट प्रति ज़रूर उठाइए। और अगर आपको ये प्रति मिलने में किस तरह की दिक्कत हो रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जब आप बार बार जाके स्टैंड पे दरेरा देंगे ना कि भैया हमको इंडिया टुडे हिंदी पढ़नी है, काहे से कि वो दावा कर रहे हैं कि वो हमारी आवाज़ है, देश की आवाज़ है, तो फिर वो भाई साहब भी मंगवाना शुरू कर देंगे। बहन जी भी हो सकती हैं बुक स्टैंड पे। तो ये तो मैगजीन की बात हो गई। किताबों की बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों की किताब। बच्चे हमसे बड़े नाराज़ रहते हैं, कहते हैं सौरभ अंकल हम भी देखते हैं लल्लन टॉप, कुछ कुछ चीज़ें हमको भी नॉलेज मिलती है, लेकिन बच्चों के लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम नहीं आता है। तो आपकी वाजिब शिकायत प्यारे बच्चों हम तक पहुंच गई है, सौरभ अंकल तक, या मैं अपनी भतीजी के शब्दों में कहूं तो सौरभ काका तक पहुंच गई है। शी कॉल्स मी काका। और हम जल्द कोशिश करेंगे कि बच्चों से जुड़ा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम शुरू करें। तब तक जो हमारे दर्शक हैं वो लल्लन टॉप के कुछ कार्यक्रम बच्चों को ज़रूर दिखाएं, जिसमें मैं साइंसकारी, हमारा एक प्रोग्राम है साइंस के इर्द गिर्द, उसका सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा। आप साइंसकारी दिखा सकते हैं, दुनियादारी शो भी आप दिखा सकते हैं, जिससे बच्चों की दुनिया की चीज़ों के प्रति
दिलचस्पी बढ़े, उत्सुकता बढ़े, सिनेमा के कई प्रोग्राम भी आप दिखा सकते हैं। जल्द ही हम कुछ और प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए होंगे, और जैसा मैंने कहा एक डेडिकेटेड शो भी होगा। अब किताब की बात करता हूं। पहली किताब, ये बच्चों के लिए किताब है। आप देखिए कितना सुंदर इसका कलात्मक कवर है। हम जंगल के जगर मगर, है ना। इसको राजशेखर वेंकट श्याम और नीना सबनानी ने लिखा है। खूबसूरत सा ये नॉवेल है। राजशेखर मेरे मित्र भी हैं, मशहूर गीतकार हैं, कई फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे हैं। आपको खोज के उनके गाने सुनने चाहिए, मुझे तो बहुत पसंद है उनके गाने। और उनका एक गीत है, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में था ये गीत, ओ साथी मेरे हाथों में अब तेरे हाथों की गिरह दी ऐसे कि छूटे ये कभी ना। अद्भुत गीत है, ज़रूर सुनिए। वेंकट रमन श्याम एक पुरस्कृत गोंड कलाकार हैं। ये इस किताब में आपको सारी गोंड पेंटिंग्स अलग अलग नज़र आएंगी, और कविताएं भी हैं जो कहानी को, कथानक को आगे बढ़ाती हैं। नीना सबनानी कलाकार, कहानीकार, फिल्मकार हैं। उन तीनों का ये संयुक्त उपक्रम है, तुलिका पब्लिकेशन से आया है। बच्चों की किताबें खोज के खरीदिए, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करिए। हमारी एक मित्र ने शिकायती लहजे में कहा, हम उनके घर गए तो मैं अभ्यासवश और उत्सुकतावश छोटे बच्चों से, लड़के लड़कियों ज़रूर बात करता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो वो जो बालक था वो पूरी तरह से गेमिंग की दुनिया में रमा हुआ था। तो मैंने कहा अरे बहुत बढ़िया, कौन से गेम खेलते हो, वेरी गुड, ये वो। तो हमारी मित्र ने शिकायती लहजे में कहा कि तुम्हें तो उसको और विमुख करना चाहिए इन चीज़ों से और किताबों की तरफ। तो मुझे लगा कि और फिर जो हमारे घर के पास एक बच्ची रहती है, उसको भी मैंने देखा, वो हमेशा कार्टून देखती रहती है। तो हमें बहुत कॉन्शियस और कॉन्सेंट्रेटेड और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी कि हम लिखित की तरफ भी बच्चों को मोड़ें, और उसमें ग्राफिक नॉवेल और ये सब चीज़ें काम आ सकती हैं। अब बड़ों की बात कर लेते हैं। बड़ों के लिए मेरे पास 5 किताबें हैं, सिर्फ 5। पहली किताब रूपा पब्लिकेशन से आई है। इसका शीर्षक है नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। इस किताब को डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह ने लिखा है, बरेली में है। कलाकार भी हैं, रंगकर्म से भी और सब चीज़ों से जुड़े हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, और उनकी ये किताब है। इसका विमोचन भी होने वाला है शनिवार के रोज़, जिसमें मैं जाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बहरहाल किस्सा को होता है ये कि डॉक्टर के रूप में उन्होंने जिन पेशेंट्स को देखा, जो तजुर्बे हासिल किए, जो मानवीय तजुर्बे, लोगों की जिजीविषा के, लोगों की इच्छा के, लोगों के समर्पण के, उनको बहुत खूबसूरत ढंग से इन्होंने अपनी किताब में पिरोया है। मैंने किताब के कई अंश पढ़ लिए हैं, सो आई विल स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। दूसरी किताब ये आई है ब्लूम्सबरी इंडिया से, मर्डर इन द बाइलेंस, लाइफ एंड डेथ इन अ डिवाइडेड सिटी। कानपुर में डीआईजी रहते हुए आलोक लाल ने जो अनुभव हासिल किए, खासतौर पर बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद जो कानपुर में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे, तो 93 का दौर है जब वो बतौर डीआईजी वहाँ पहुँचे, और उन इलाकों में जो घटनाएं हुई उसमें कुछ केसेस को उन्होंने पिक करके एक नैरेटिव बुनने की कोशिश की है। ललन टॉप के जो पुराने और सुधी दर्शक हैं वो इस नाम से वाकिफ होंगे, क्योंकि बाराबंकी नार्कोस इनकी पिछली किताब थी जिस पर हमने किताब वाला किया था। अब आप पूछेंगे किताब वाला कब शुरू हो रहा है, मैं कहूँगा अगले हफ्ते शुरू हो रहा है। तीसरी किताब है, ये राजकमल से आई है, विनोद कुमार शुक्ल जी की किताब है। कहानियों का उनका संकलन है। विनोद जी को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़िए खोज के उनकी सब किताबें। और विनोद जी का जिक्र हो रहा है तो पिछले दिनों रॉयल्टी को लेकर उनका विवाद भी हुआ प्रकाशकों के साथ, तो उस पर भी हमने एक स्टोरी की थी अपने इंडिया टुडे मैगज़ीन में। हमारे सहयोगी हैं शिवकेश जी, उन्होंने वो स्टोरी की थी, और उसका शीर्षक भी यही था कि क्या यह विनोद का विषय है, ये स्टोरी थी। तो आप लोग वो इंडिया टुडे की वेबसाइट पे जाके वो स्टोरी भी ज़रूर पढ़ें। चौथी किताब है कचहरी की चकल्लस। ये मैंड्रेक पब्लिकेशन से आई किताब है, कचहरी की चकल्लस। दुर्गेश पांडे हैं, जज हैं, मतलब जुडिशियल सर्विस में हैं, मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। ये ना एक कान में फंतोड़ा बार बार निकल जाता है तो सेट करना पड़ता है। आपको उत्सुकता हो रही होगी कि ऐसे छोटे में टीचर जी ने सिखाया था ऐसे कान में खुजली निकलनी चाहिए तो बार बार कान पे हाथ क्यों लगाता है। कचहरी की चकल्लस बहुत मज़ेदार किताब भी है और बहुत क्विक रीड भी है। मतलब आप देखिए सिर्फ 107 पन्ने की, 108 पन्ने की ये किताब है, आप एक सिटिंग में पढ़ जाएंगे और बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड है। इसमें मुझे जो सबसे पसंदीदा मेरी कहानी है वो एक महाढीठ केसेस को लगातार टलवाने वाले वकील और जज के जो सत्याग्रह हैं
कि साहब अगली तारीख दे दी, अच्छा अगली दे देते हैं, आप क्या बहाना, और वो भी अगले अगले दिन की तारीख देते रहते हैं और फिर फाइनली बहस होती है, उसका क्या परिणाम निकलता है वो एक देखने वाली चीज़ है। और भी कई रोचक केसेस हैं, मतलब कद्दू की सब्जी को लेके झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में, तो इस तरह के कई कचहरी के केसेस हैं, ज़रूर पढ़िए, इट्स अ क्विक रीड। चौथी किताब एक एकल नाटक है, जम्मू द्वीपे भरतखंडे महर्षि मार्क्स के हथकंडे। ये लेफ्ट वर्ड पब्लिकेशन से आई किताब है। अतुल तिवारी मशहूर एक्टर हैं और राइटर भी हैं, कई फिल्में उन्होंने लिखी हैं, लगातार काम करते रहे हैं। अभी जल्द ही फिल्म आ रही है श्याम बेनेगल के निर्देशन में शेख मुजीबुर रहमान पर, उसकी भी राइटिंग में वो इन्वॉल्व रहे हैं, और पहले भी श्याम बेनेगल संविधान जो सीरीज़ है उसमें भी इन्वॉल्व रहे हैं। अगर आपने राज्यसभा टीवी की ये प्रोडक्शन नहीं देखी है संविधान, तो ज़रूर देखिए, वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड सीरीज़। तो उनका ये एकल नाटक है, बहुत मज़ेदार राइटिंग है, सो आई विल रेकमेंड दिस। और पांचवी तो मैंने आपको ये बताई ही, पहले ही बता चुका हूँ। तो ये किताबें हैं इंडिया टुडे मैगजीन, और मैंने आपसे कहा था एक फ़िल्म भी मैं रेकमेंड करूँगा। इस फिल्म का नाम जलसा है, अमेजॉन प्राइम पर आई है। सुरेश त्रिवेणी हमारे मित्र हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई। इससे पहले वो तुम्हारी सुलू नाम की चर्चित फिल्म बना चुके हैं। जलसा की बात करें तो उन्होंने लंदन टॉक को दिए एक इंटरव्यू में इस चीज़ का जिक्र किया कि ये जो द्वंद्व है सही और गलत के बीच का, जो संशय है, उस ग्रे एरिया को एक्सप्लोर करने का जो सुख तो नहीं कहूँगा, जो एक क्रिएटिव क्वेस्ट रहती है कि अच्छा इसमें कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। तो दो महिला किरदार हैं, विद्या बालन का किरदार और शेफाली शाह का किरदार, और एक घटना है, शुरू में ही वो घटना खुल जाती है पर पूरी तरह से वो आखिरी तक खुलती है, और दोनों किरदारों के बीच क्या कमाल की एक्टिंग की है दोनों ने, राइटिंग बहुत उम्दा है इसकी। तो आई रिकमेंड दिस फिल्म जलसा, इसको आप देखिए और आप बताइए आपकी क्या राय है। कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि और कौन सी फिल्में और सीरीज़ हैं जो इनकी आजकल चर्चा है। मैं थोड़ा वक्त कम निकाल पा रहा हूँ फॉर्चुनेटली, टीवी और सीरीज़ देखने का थोड़ा वापस से किताबों की तरफ रुख करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ एक किताबें और हैं जो मैं वापस उस मोड में चला गया हूँ कि जिसमें हम 3-4 किताबें एक साथ पढ़ रहे होते हैं। एक किताब उठाई, आपने उसके 20-30 पन्ने पढ़े, पर अगली बार आपने कोई दूसरी उठाई। ऐसा पढ़ाई के दिनों में भी होता था, अभी फिर से शुरू हो गया है। और किताब वाला की एक लंबी फहरिस्त तैयार हो रही, 9-10 इंटरव्यू हैं जो लाइनअप हैं। अगले हफ्ते ही 2 इंटरव्यू हैं जो लाइनअप हैं, तो वो एपिसोड आप तक आते रहेंगे। रिकमेंडेशन का सेक्शन यहीं पर ख़त्म होता है, नेता नगरी यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। शुभ रात्रि की आदत है बोलने की, लेकिन नेता नगरी तो सुबह सवेरे अपलोड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वीकेंड सुकून से भरा होगा और कुछ नया ट्राई करेंगे आप। बाय बाय।